पीसीओएस की एक बड़ी वजह इनफर्टिलिटी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या नेचुरल मेडिसिन, कीमी इलाज और एलोपैथिक इलाज। पीसीओएस का इलाज इनमें बिल्कुल किसमें कौन से वाले डिपार्टमेंट में जाए? देखिए, पीसीओएस क्या ट्रीटेबल है? पीसीओएस तो एक मैनेजेबल डिजीज है ना। आई लाइक इट कि आप बार बार कह रही कि मैनेजेबल है काम करने की जरूरत है इस पे। अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं या आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो मतलब है कि 100% को पीसीओएस है। आपको कोई सा भी हार्मोन अगर ट्रिगर कर रहा है तो उसकी वजह से आपको वो फिट कर देगा पीसीओएस में। ओवेरियन सिस्ट आ जाती है, तो ये सारे आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। मर्दों के भी हार्मोन्स खराब होते हैं। 8 साल की बच्ची को भी अब साइकिल स्टार्ट हो जाता है। एक्नी है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल आ गए हैं, तो अब वो लड़की क्या करेगी? उसका कॉन्फिडेंस वो कहाँ से लाएगी? मेरा वजन यहीं पर चैनल पे शुरू होते होते बड़ा था, कम किया मैंने। तो जब मैं दूसरी दफ़ा जब पेशेंट को टेस्ट कराने का बोलती हूँ ना, वो कहती डॉक्टर साहब इतने अभी तो इतने महंगे टेस्ट कराए थे। फिर वही टेस्ट। जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे ना, तो नेचर रिवेंज लेती है। PCOS इज अ लाइफ सेंटेंस और नॉट? आज जानेंगे इस वीडियो में। डॉक्टर तस्नीम कौसर हमारे साथ है। ये जो है आज की जो वीडियो है वो है, दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ द PCOS वीडियो जो मैंने पहले बनाई थी, तो ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। जब हम PCOS के ऊपर हमने रिसर्च करना मैंने शुरू किया और अपने साथ मैंने आसपास लोगों से पूछना शुरू किया और सबसे डिस्कशंस करना शुरू किए थे, तो बहुत सी चीज़ें मुझे पता चली और मैंने वो शेयर किया आपके साथ। But when I met this special person who is a part of this video today, for you guys, जब मैं मिली हूँ, तो मैं जिस कॉन्फिडेंस से गई थी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं उनको भी बता रही होंगी कि इस तरह से मैं समझती हूँ, ये तो इस तरह होगा, ये इसलिए वजह से ये हो रहा है। She just shattered everything, सब कुछ ना सब चुरमुर कर दिया जो भी मैंने सोच के गई थी, and then she showed me a new way of taking this PCOS and a healthy lifestyle. इसको किस तरीके से लेके जाना है, किस तरह लेके जाना है। इट वॉज वेरी शॉकिंग, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। आप हैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हैं, कपिंग थेरेपी स्पेशलिस्ट हैं और आप प्रैक्टिस कर रही हैं पिछले 25 सालों से। ये CEO हैं, फाउंडर हैं डॉक्टर तस्नीम क्लिनिक की और डॉक्टर तस्नीम्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की। थैंक यू सो मच डॉक्टर तस्नीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच रूसा, और इतना अच्छा और इतना एक्साइटिंग सा इंट्रो मेरा तुमने दे दिया, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब मेरे लिए एक आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम कब से जो है वो वी बिन वेटिंग फॉर दिस टू हैपन। मैं आपका कब से दिमाग खा रही हूँ और कब से मैं अब कह रही हूँ कि बस मुझे अभी करना और करते 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 इतना टाइम हो गया। आई एम सॉरी कि इतना टाइम हो गया, लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड कि सारी चीज़ें हम कवर कर लें। और फिर जो कॉमेंट्स आ रहे थे वीडियो पे भी, तो वो आपने भी वो कमेंट्स आपने पढ़े, तो वो तो मुझे और ज़्यादा मुझे लगने लगा ना कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग दैट वी नीड टू एड्रेस। बट इसको एक ऐसे ज़बान में और एक ऐसे तरीके से एड्रेस करना है जो समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें तब समझ में नहीं आई थी और आपसे बात करने के बाद मुझे बहुत सी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हुई, जो मैं चाह रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला लेट्स होप कि ये इन सब तक भी पहुँचे। सो आप बताएं तस्नीम जी, थोड़ा सा आप जो है ना अपने बारे में थोड़ा सा वैसे बताएगा कि आपका और ये PCOS को लेके, क्योंकि आप माशाल्लाह जो मैंने पहले भी बताया कि आप बहुत सी चीज़ों में आप जो हैं वो एक्सपर्ट हैं, मतलब आपकी एक्सपर्टीज़। बट वाई PCOS जो है वो आपको क्यों टिंकल करता है? आपको क्यों अंदर से जो है ना कुछ होता है कि मुझे इसके ऊपर बात करनी है ना, और जितना भी कर लो वो कम है इसके ऊपर बात करना। सो प्लीज़। अच्छा, थैंक यू सो मच अगेन और अस्सलाम वालेकुम। देखो, तुमने मुझे कहा कि PCOS क्यों आपको ट्रिगर करता है ना। PCOS मुझे इसलिए ट्रिगर करता है कि ये औरतों का, बच्चियों का, लड़कियों का एक ख़ास मसला है, ठीक है, जिसको ख़ास समझा नहीं जाता। और उन लड़कियों के लिए वो बहुत ख़ास है, उन औरतों के लिए वो बहुत ख़ास है, ठीक है, लेकिन उसको इतनी अटेंशन नहीं दी जाती। हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे सोशल नॉर्म्स हमें शायद इजाज़त नहीं देते इस बात की कि हम इसके बारे में अपने घर वालों के साथ प्रॉपर डिस्कशन करें, अपने घर के मर्दों के साथ इसको डिस्कस करें। हस्बैंड क्या कह रही हैं? हाँ, इवन समहाउ हस्बैंड नहीं सुनते, सास नहीं सुनती, अम्मा खामोश करा देती हैं, बहनें कहती हैं कोई बात नहीं, हमारे साथ भी होता था, सब नॉर्मल है, ठीक है। और वो लड़की
बस मतलब वो उनकी आवाज भी नहीं आती चुप करने की, और somehow दिल कहता है कि हाँ ठीक है चुप हो जाओ, बिकॉज यू कांट गो देयर। ये कुछ ये जैसे कोई टैबू हो। और दूसरी बात ये कि अंदर उसकी वजह से क्या हालत चल रही होती है, क्या मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, क्या हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको कभी गुस्सा आ रहा होता है, कभी आपको रोना आ रहा होता है, कभी आपको कुछ चीज़ें शेयर करने का दिल चाह रहा होता है, कभी आपको ब्लोटनिंग लग रही होती है, कभी आपको आपका बढ़ा हुआ वज़न प्रॉब्लम दे रहा होता है, कभी आपका बहुत ज़्यादा दुबला होना आपको प्रॉब्लम दे रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ हर मोहल्ले में, हर घर में, हर गली में, हर इलाके में मिलेंगी। जैसे मैंने हर चौथी लड़की को पीसीओएस, हर चौथी लड़की को नहीं है, हर लड़की को। पाकिस्तान में आपको पता है कि पूरी दुनिया में पीसीओएस का प्रीवेलेंस रेट 95% है। ठीक है, प्रीवेलेंस रेट मुझे थोड़ा सा प्लीज समझाइएगा। प्रीवेलेंस रेट मींस कि इसकी अकरेंस जो है, हाँ, कि कितने परसेंट ये एग्जिस्ट करता है। ठीक कितना बताया 95%। मैं ग्लोबली बता रही हूँ आपको, ठीक है, ये WHO कहता है, सही है। okay. और पाकिस्तान में इसका प्रिवेलेंस रेट जो है आपको पता है 52% है। 52% का मतलब ये है कि आधे लोगों को है। 52% पाकिस्तान की औरतों की पॉपुलेशन है। सुने तो 100%। जी, ये 100% है। यानी कि इस कमरे में अगर हम 4 खवातीन हैं तो हम चारों को पीसीओएस के कोई ना कोई साइन सिम्टम्स होंगे। इट्स वेरी कॉमन, ये इतना कॉमन है। नहीं तो एक मिनट, तो देन इवन आई वेंट टू द डॉक्टर टू फाइंड आउट कि पीसीओएस है कि नहीं है और क्या है। एक तो सबसे पहले यही नहीं पता था कि कौन से डॉक्टर के पास जाएं, तो नॉर्मली जब पूछा तो बोला कि कोई गायनी के पास जाओ। तो आप गायनेकोलॉजिस्ट आप हैं, तो मतलब मैं तो गई और मुझे उन्होंने कहा कि नहीं है, ये है। तो हाउ आर यू सेइंग कि एवरी अदर पर्सन हैज इट? देखो, बेसिकली ये गायनेकोलॉजिस्ट का भी प्रॉब्लम नहीं है समहाउ, क्योंकि औरतों में ज़्यादा है, इसमें गायनेकोलॉजिस्ट कैटर करती है। बेसिकली पीसीओएस इट्स अ एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ठीक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर मतलब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आएगा। हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में हर एक के उसमें होते हैं, ये हार्मोन्स का मसला है। ठीक है, पहले इसको आपने मुझसे एक सवाल पूछा था जब आप मेरे पास मेरे क्लिनिक में आई थी रूसा, कि पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है ना, उसमें क्या पहले हमें पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ही सुनाई देता था। एग्जैक्टली। अब कहीं मैं देखती हूं डिजीज सुनाई देता था और अब सिंड्रोम हो गया। डिजीज मींस एक स्पेसिफिक डिजीज, कोई एक स्पेसिफिक बीमारी। सिंड्रोम मींस इट्स अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस। ये काफी बड़ी चीज है, काफी मतलब। ठीक है, अब क्योंकि ये हार्मोन्स का इशू है, ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, तो आपको कोई सा भी हार्मोन अगर ट्रिगर कर रहा है तो उसकी वजह से आपको वो फिट कर देगा पीसीओएस में। जो गेम सारी हार्मोन्स की है, ये तो मुझे पीसीओएस में समझ में आ गया। पीसीओएस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं और जो पीसीओएस ना भी हो तो उनके इश्यूज विच इज़ इनफर्टिलिटी, पीरियड्स का इरेगुलर होना, या आपका ये हेयर ग्रोथ फेस के ऊपर, या हेयर लॉस है, या बाकी चीज़ें, या आपकी स्किन कैसी हो रही है वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है मैं जब भी देखती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो वो सब चीज़ें रिलेट हो जाती हैं विद हार्मोन्स। हार्मोन्स मर्दों को बड़ा होते हुए कभी उन्हें सुना ही नहीं होगा, कभी उनकी माँ ने बाप ने बोला नहीं होगा तुम्हारे हार्मोन्स खराब हैं, या तुम्हारे उनके अंदर भी होते हैं ये चीजें। हाँ, बिल्कुल होते हैं। खराब होते हैं कि नहीं होते हैं? सिर्फ हमारे बचपन से हमें हार्मोन्स क्यों नहीं होते? मर्दों के भी हार्मोन्स खराब होते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब हार्मोन्स इतने सारे हैं जो आपने कहा है, उसमें से कोई भी अगर एक चीज उठा के अगर आपकी उससे आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो हम तो गए। जी ऐसा ही है। देखिए, आपने कहा कि औरतों की, हम पीसीओएस की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, औरतों के हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम हेड टू टो जाते हैं तो हमारे ब्रेन से या हमारे हेड से उठा के हमारा प्रोलैक्टिन लेवल, हमारा एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, जो कि हमारे पिट्यूटरी का एक हार्मोन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे थायराइड, सही है, थायराइड ग्लैंड है, तो बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं वो अपने हार्मोन रिलीज करते हैं,
ठीक है। हमारा थायराइड ग्लैंड है, फिर वो थायराइड हार्मोन रिलीज करता है, और नीचे जाते हैं हमारा पैंक्रियाज है, वो इंसुलिन और दूसरे ग्लूकागॉन और दूसरे हार्मोन्स को वो करता है, ठीक है। उसके बाद जी हम और नीचे जाते हैं, किडनी आ जाती है, एड्रीनल्स होते हैं, उसके बाद हमारा ओवरीज आ जाती है, हमारा LH FSH और ल्यूटेनाइन और दूसरे यूट्राइन हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे यूट्राइन हार्मोन्स हो जाते हैं। हार्मोनल सिस्टम इट्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अब जैसे किसी भी चीज़ में डिसबैलेंस हो गया, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि हमारी बॉडी में ऊपर नीचे कोई भी चीज़ हो गई, हमारे शुगर लेवल्स हो गए, हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो गया, तो ये डिसबैलेंस हो गया, ठीक है। डिसबैलेंस हो गया तो हम कहते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का लफ्ज आपने बहुत सुना होगा, यानी कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। मेटाबॉलिज्म जो हम इतना बोलते हैं, मैं भी अपने चैनल पे बोलती हूँ, उसको एक आसान जुबान में किस तरह हमारी बॉडी में सेल्स है ना, उनमें एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो हमारी बॉडी ग्रो करे, हमारी बॉडी के डाइजेशन का प्रोसेस और बाकी जितने भी ऑर्गन्स के प्रोसेस है, अल्लाह ताला ने इतने सारे ऑर्गन रखे हैं तो उनका कोई ना कोई काम है ना, हर ऑर्गन का कोई ना कोई काम है। तो उस पूरे ऑर्गन को, एक सिस्टम को एक किसी उसके तहत चल रहा है ना, एक निज़ाम के तहत चल रहा है, तो वो स्लो डाउन हो रहा है हमारी बॉडी में, प्रॉपर जहाँ पे जो चीज़ जानी चाहिए वो चीज़ नहीं पहुँच रही, वो फ्यूल नहीं पहुँच रहा, तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रॉपर एनर्जी जब हमारे सेल्स में नहीं जा रही, इसको हम कहते हैं स्लो मेटाबॉलिज्म हो गया। और हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट भी हो सकता है, बहुत सारी दफ़ा बहुत ज़्यादा फास्ट, उसकी वजह से भी मसाइल आ सकते हैं। नॉर्मल एक नॉर्मल होना चाहिए ना। तो अब मेटाबॉलिज्म का से फिर क्या होता है आगे आपकी बॉडी में? अगर बूस्ट मेटाबॉलिज्म ये फना चीज, हमारे बहुत सारे सिस्टम्स खराब हो जाते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हमारा हाइपरटेंशन है, और हमारा अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, किसी को हाइपरथायराइडिज्म है, किसी का अगर ओवेरियन सिस्ट आ जाती है, तो ये सारे आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है ना। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपकी, उसकी वजह से आपको बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब आपको ओबेसिटी हो रही है, आप बहुत बहुत मोटे हो रहे हो, आप बहुत पतले हो रहे हो, आपके फेस पे जो है ना फेशियल हेयर्स आ रहे हैं, आपको एक्नी हो रही है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपका हेयर लॉस हो रहा है। आपने बात की कि मर्दों के भी हार्मोन ख़राब होते हैं, बिल्कुल ख़राब होते हैं, ठीक है। सबसे एक मेन जो हमारे यहाँ डिनायल में रहते हैं, इनफर्टिलिटी का जब इशू होता है, यानी कि अगर किसी की शादी हुई और बच्चा नहीं हो रहा, तो डॉक्टर के पास जाया जाता है कि भाई डॉक्टर साहिबा, इतना शादी को आइडियली तो वैसे 2 साल के बाद जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ खैर से 6 महीने बाद ही पहुंच जाती है सास या फैमिली। उससे पहले नजरें तो जरूर शुजा कुछ है ये वाली चीज़, ठीक है। प्रेशर तो प्रेशर पहले दिन से होता है, तो वो बहरहाल एक जो गाइडलाइंस कहती है वो कि भाई 2 साल तक हस्बैंड एंड वाइफ शादीशुदा ज़िंदगी साथ गुजारें। मतलब साथ गुजारने का मतलब है एक ही जगह, एक ही घर में रह रहे हो। बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब अब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो अच्छा शादी को 5 साल हो गए। अच्छा 5 साल हो गए तो टेस्ट कराए, जी सब करा लिया, सब कुछ हो गया, तो अब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई, सब चीज़ें कर ली। डॉक्टर साहबा अच्छा भाई, और जो हिस्ट्री में मज़ीद चीज़ें पूछी जाती हैं, डॉक्टर साहबा वो तो मसले हैं, देखें हस्बैंड तो बाहर होते हैं ना। देखो मतलब सीरियसली आपके पास ऐसा है? नहीं, मेरे पास नहीं, हर गायनोकोलॉजिस्ट के पास ये। That's actually true. वो से भी गायनोकोलॉजिस्ट ये चीज़, if you want a baby to meet up, exactly, मियाँ 1 महीने के लिए आ रहा है और अगर उसको कोई उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल, उसका कोई हार्मोनल इशू है, उसके सेमेन एनालिसिस उसका सही नहीं आ रहा, उसकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही, तो उसको ट्रीटमेंट चाहिए 1 महीने में। अगर वो रह के चला गया और उसने मतलब लकीली अपना एक टेस्ट करा लिया, तो अब फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ तो एक टैबू है ना कि बस औरत में ही मसला होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली है भी, परसेंटेज ज़्यादा है, औरतों के मसाइल की परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है बाहर। लेकिन इनफर्टिलिटी की जब भी हमें ट्रीटमेंट करानी होती है तो आइडियली हम कहते हैं कि भाई पहले हस्बैंड का टेस्ट करा के, एक टेस्ट होता है, वो एक टेस्ट करा, हस्बैंड का सिर्फ एक ही टेस्ट होता है, जो अक्सर वो घबरा भी जाते हैं जाते हुए, वो थोड़ा सा वो यकीन। बट ऐसा क्यों है अभी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भी? पहले ठीक है, पहले जरा शर्मा हुजूरी या आपको एक कोई ताना ना मिल जाए या कोई दुनिया पता नहीं क्या समझेगी या क्या क्या नहीं,
बट अभी भी व्हेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स तो लड़कियां कहती हैं हमने 300 टेस्ट कराने, 600 इंजेक्शन लगवानी है, और आप 800 दवा डॉक्टर दे के पास दें, चले गए, आप दवा दे उन्होंने दें। टेस्ट नहीं कराया, वो अभी वो उनको क्या, वो तो ठीक, वो हाँ वो खुद ही ज्यादातर वाइफ अवॉइड वो क्या करेंगी, कभी कभी तो अक्सर साथ देने वाला ही साथ नहीं दे बिल्कुल पाता। ऐसा ही है। तो बहरहाल ये एक और अगेन पीसीओएस पे हम बात कर रहे थे, तो अगेन वापस आते हैं पीसीओएस की एक बड़ी वजह इनफर्टिलिटी, ठीक है ना, ह्यूज रीजन, तो ह्यूज रीजन एक ये है। जो और मैंने ये भी कहा था, मैं कहता पीसीओएस में अगर इनफर्टिलिटी का मामला ना उसके साथ जुड़ा हुआ होता तो शायद हम इसको इतनी बड़ी बीमारी नहीं, हम इसको एक मिग्रेन या हम एक उसको कोई करके गुजार लेते। इनफर्टिलिटी भी है, अब आजकल और भी बहुत सारे मसाइल होने लगे हैं, स्किन कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस, स्किन कंडीशंस मींस कि आपको एक्नी है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल आ गए हैं, तो अब वो लड़की क्या करेगी, उसका कॉन्फिडेंस वो कहाँ से लाएगी, ठीक है ना। इट्स नॉट अबाउट कि वो उसको फेयर कंप्लेक्शन चाहिए, उसका जब साइकिल के डेज करीब आ रहे हैं, उसके चेहरे पे एक्नी हो जा रही है, और उसका जो है ना समहाउ अगर थोड़ा बहुत होता है तो इट्स नॉर्मल एंड नेचुरल, लेकिन अगर एक कंटिन्यूअस परसिस्टेंट रहता है तो वो उसको फिर इट शुड बी ट्रीटेड। कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डायग्नोसिस है, क्या सिम्टम्स हैं एक लड़की को कि वो सिम्टम्स अगर उसको होते हैं तो इसका मतलब है कि उसको पीसीओएस है या उसके चांसेस है एंड शी शुड गो टू अ डॉक्टर। बिकॉज किस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको लगता है कि चलो 1 महीना पीरियड मिस हो गया, चलो ठीक है नेचुरल है, घर की माएँ भी कह देती है नेचुरल है, चलो अगले में ज़रा लेट आ गए, चलो नेचुरल है, चलो आज इस दफ़ा जो है वो 7 दिन की जगह 4 दिन हो गया, चलो ये नेचुरल है, करते करते अब व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम पे लड़की कहे कि नाउ आई नीड टू गो सी अ डॉक्टर, एंड देन पे जब वो डॉक्टर के पास जाए तो किस डॉक्टर के पास जाए। मेरी फीड भरी हुई है ऑफ पीपल जो आप लोग ने शेयर किया, दे सो ब्रेव टू शेयर देयर स्टोरीज विद अस। ज़्यादातर दे आर डिसहार्टन्ड बाय डॉक्टर्स, डॉक्टर सही से बात नहीं कर पाते। मैं आपके साथ इसलिए बात करूँ क्योंकि आप बहुत प्यार से बात करती है, वरना मैं तो डर के भाग जाता, मैं तो नहीं पहुँच सकती, मैं आई कैन नॉट, हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स गिव मी फियर। मैं हर दुनिया का कोना चली जाऊंगी, लेकिन मैं ना हॉस्पिटल जाती हूँ तो मैं पहले पापा का हाथ पकड़ जाती थी, अब मैं शौहर का या किसी को, आई कांट गो अलोन, बिकॉज वो वही चीज़ है। तो द रीज़न ऑफ दिस इज इज वेल कि डॉक्टर्स, किस डॉक्टर के पास लड़की को जाना चाहिए, किस पॉइंट ऑफ टाइम में उसको पता चलता है कि वो डॉक्टर के पास जाए। दूसरा, जब लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, व्हेन दे आर सफरिंग फ्रॉम इट, एक तो इट बिकम्स अ सीक्रेट, एक तो विद इन द फैमिली मोस्ट प्रॉब्ली तो बाप को भी नहीं पता नहीं चलना चाहिए किसी को, बिल्कुल पता, माँ और बेटी का सीक्रेट हो जाता है, अक्सर खाला जाने को भी नहीं पता होता कि ये मसला है, मतलब समझ रहे हैं। और फिर उसके बाद वो माँ जिसको पहले ही बचपन से बोला बात नहीं करना, बात नहीं करना, पूछना नहीं, सवाल नहीं करना, वो जब अपनी बेटी जब उस चीज़ से गुजरती है तो फिर वो छुप छुप के वो जाके कहीं ना कहीं इलाज कराती है, कराने की कोशिश तो करती है, बिकॉज शी नोज कि उसकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। बहुत सी फीमेल्स जो है वो कहती है कि एवरीथिंग विल बी फाइन वंस बच्ची की शादी हो जाती है, ठीक है, और फिर वो तब तक उस मसले को करती रहती है, लिंगर ऑन करती रहती है, डिले करती रहती है, और शादी होती है एंड देन मेरी फीड भरी हुई है इन स्टोरीज़ के साथ कि मुझे 4 साल हो गए, मुझे 8 साल हो गए, कंसीव नहीं कर पा रही, मुझे इतने साल हो गए, मुझे फैमिली में से मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। और सेम गोज़ विद फातिमा अज़हर की कहानी जो मेरी वीडियो में जो मैंने शेयर की थी कि उनकी ममा को पता चला कि इस बच्ची को मसला है, वो डॉक्टर के पास भी नहीं गई, वो एक हकीमी इलाज के पास गई, और बिल्कुल हकीमी इलाज में, अब वो आप बताएंगी इनफैक्ट कि आप बताएंगी ना, सच बताएंगी ना हकीम इलाज में कि कोई फ़ायदा है कि नहीं। उन्होंने हकीम इलाज कराया और इट काइंड ऑफ उनका जो केस था बच्ची का वो ख़राब होता गया, और फिर वो डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर ने भी कोई उस तरह से खातिर खा कोई वो नहीं किया। तो ये जो हमारी जो माएँ हैं, या इवन हम भी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक में, क्योंकि हम भी माशाल्लाह माएँ, हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली एंड वी डोंट नो द राइट वे टू गो। तो वो बच्ची कैसे, माँ को उसको कन्विंस करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको डॉक्टर के पास जाना है, शी वोंट बी एबल टू गो अलोन। व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम इज द राइट टाइम टू गो एंड सी अ डॉक्टर एंड विच डॉक्टर? अच्छा देखो, इसमें ये है कि सबसे पहली बात तुमने की कि पीसीओएस का पता कैसे चलता है। पीसीओएस की जो, जिसे को हम ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम कहते हैं, इट्स अ डिजीज़ ऑफ एडोलेसेंट, ठीक है, एडोलेसेंस की डिजीज़ है कि यानी कि जब हम बड़ी हो रही होती हैं, दूसरे लफ्ज़ों में लड़कियाँ,
ठीक है ना, जब उनके बालें हो पीरियड रही होती साइकिल बालें हो रही होती हैं, जब उनके पीरियड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं, तब ये प्रॉब्लम्स हमें सामने आना शुरू होती हेल्दी एज क्या है पीरियड्स होने की अब देखो, अब इस अब जनरेशन में आगे है। onwards? 9 ईयर्स से लेके 15 लाइक 9 to 16 इवन 18 भी कहते हैं somehow, Ooh, ठीक है। okay. मैं आपको ना थोड़ी सी ये चीज़ें बताऊं कि अब जो इन्वायरमेंट है, अब जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे। हमारी इवन अब biology आज सारी काफी इवन change है। हमने समहाउ कभी अब मुझे नोटिस किया है हमने कि बहुत ज़्यादा तो नहीं बट 8 साल की बच्ची को भी अब साइकिल स्टार्ट हो जाता है। वजह ठीक है, वजह वही बहुत सारी कॉजेज़ हैं, हमारे इन्वायरमेंटल कॉजेज़ हैं, हमारे फूड के कॉजेज़ हैं, न्यूट्रिशन के कॉजेज़ हैं, बहुत सारी। एक चीज़ मैं नहीं कहूँगी कि नहीं चिकन खाती है या वो भैंस को जो है ना गोश्त में वो हार्मोन इंजेक्शन, मेरे तो 2 ही है, ब्रायलर की मुर्गी के पैदावार नहीं, ऐसा नहीं और है, हार्मोनल। ठीक है ना। जितने भी हम प्रोसेस फूड, इट्स वन ऑफ द लीडिंग कॉज, ठीक है ना। प्रोसेस फूड। अब तुम मुझे बताओ कि दिन भर में सुबह से लेके शाम तक कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम खाते हैं या हमारे बच्चे खाते हैं और वो प्रोसेस नहीं है? क्या है? इवन पानी, एवरीथिंग है ना, इवन पानी हम कहते हैं हम मिनरल वाटर पी रहे हैं, तो वो प्रोसेस्ड है, वो प्रोसेस्ड वो पानी दरिया है, का निकला हुआ साफ डायरेक्ट पानी तो नहीं है। अब शहरों में ये चीज़ें ज़्यादा एड्रेस होती हैं। ऐसा नहीं होता कि गांव में ये चीज़ें नहीं होती होंगी, लेकिन उनका रेशो बहुत कम है, क्योंकि इवन अभी भी हमारे यहाँ जितना रूरल एरिया है वहाँ पे यकीनन ये प्रॉब्लम होती होंगी, वहाँ पे और दूसरे प्रॉब्लम है, लेकिन PCOS इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए नहीं है कि वहाँ की औरतें स्टिल अभी तक घरों के काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है, खाना उनको हेल्दी खाती हैं, टाइम पे सोती हैं, टाइम पे उठती हैं, ताज़ा खाना खाती हैं। हाँ, टाइम पे सोने जागने का तो एक रीज़न ये भी है कि लाइट नहीं होती वहाँ पे, सूरज के साथ उठते, सूरज के साथ सोते, जैसे एक नॉर्मल सिंस केवमैन यही एक तरीका रहा है सोने और जागने का, जो हमने अब तोड़ दिया है। तोड़ दिया है, ठीक है। तो मैं कोई एक चीज़ नहीं कहूँगी कि ये हो गया। अच्छा, उसके बाद वाओ, ये कितना अब हो गया जी कि बच्ची बड़ी हो गई, ठीक है, और उसको फ़र्ज़ करें कि नॉर्मल एवरेज एज 11 से 12 साल की उम्र में उसको पीरियड्स स्टार्ट हो गए, ठीक है, या नहीं स्टार्ट हुए, तो अब अम्मा को लाइक परेशानी शुरू हो जाएगी कि भाई डॉक्टर साहबा ये 12 साल की हो गई है, इसको अभी तक नहीं हो गया। अच्छा, अब यूजुअली क्या होता है कि आप जिस भी अच्छी किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो शी नेवर एवर टोल्ड यू कि नहीं जाएं और इसके टेस्ट करा लें, या आप इसको अल्ट्रासाउंड करा लें, या आप इसको जो है ना ये दवा दे दें। कभी कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं कहेगी, ठीक है, या कभी कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं कहेगा, क्योंकि हमें पता है कि मिनार्की की एज 18 ईयर्स तक हो सकती है, 16 ईयर्स तक हो सकती है, 15 ईयर्स तक हो सकती है। तो आपको अर्ली पीरियड्स फोर्स भी नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। अगर नहीं, लेकिन मैम 18 तक वेट किया, हाँ, और नहीं हुए खुदा ना खास्ता, नहीं हुए तो 18 तक थोड़ी कैसे 18 के आप 16 में चलें, आप वर्कअप स्टार्ट कर दें, ठीक है, आप 18 तक भी ना दें, आप 16 में आप वर्कअप स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपको आपकी बच्ची को एक दफ़ा पीरियड्स आ गए, ठीक है, और उसके बाद अगली दफ़ा नहीं आए, तो इट्स ओके, अच्छा, कोई बात नहीं, 1 साल तक वेट करें ना। हमारे यहाँ परेशानी बहुत फौरन हम हकीम के पास चले जाएंगे या डॉक्टर के पास, या हम डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने शुरू हो जाएंगे। हाँ, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं ऐसी, उसको डॉक्टर से रूल आउट करा लेना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसके लिए परेशान होना ज़रूरी नहीं होता कि क्यों नहीं हो रहा है, और होना बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी सम रीज़न, कोई ना कोई रीज़न होगा। नॉर्मल जब आपकी मिनार्की स्टार्ट होती है तो उसको इस्टेब्लिश होने में किसी को 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर तक इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है, तो आप 1 साल इंतज़ार करें, ठीक है ना। अब वंस आप गए डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर के पास भी कुछ ना कुछ जब आप जा रहे हैं तो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ आपको लिख के देगा, ठीक है ना, तो डॉक्टर भी आपको कुछ लिख के दे देगा। अच्छा, जब डॉक्टर ने हिस्ट्री ली और आपको उसके बारे में कन्विंस किया और गाइड किया कि जी बच्चे को ये खिलाएं, ये नहीं कराएं, फिजिकल एक्टिविटी रखें, स्ट्रेस में ना हो बच्चे, तो वो हम मैनेज नहीं करते, हम दवाओं के पीछे लग जाते हैं, है ना, कि इलाज, हम इलाज, हमारा इलाज है कि दवा दे दो, ये इलाज है। हाँ, और अब डॉक्टर सोचता है कि यार
मतलब अब मरीज आया है तो उसको मैं कुछ ना कुछ तो दूँ ना, ठीक है। प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे, प्रॉपर जो आपके स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास जाएंगे, आपको कभी भी गलत मशवरा नहीं मिलेगा। इवन आप तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें कौन सी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, इवन आप जीपीस के पास भी जा सकते हैं, कोई ऐसा वो मसला नहीं है। जो आपकी गली मोहल्ले का डॉक्टर है, सबसे पहले तो गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाया जाता है ना। आप लेकिन जो डॉक्टर कह रहा है उस पर थोड़ा सा अमल करें, ठीक है। पर अभी क्या होता है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को तो पता है कि आपको पहले अपना लाइफस्टाइल और आपको हेल्दी लाइफस्टाइल ठीक करना है। अब अगर मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, भाई बच्ची का मसला है, हमारा मसला है, वो बोलते हैं आप पहले वजन कम करके आए। वो जो ही हमेशा कहते हैं, चाहे मैं नज़ला जुकाम के लिए भी जाऊँ, मतलब मैं किसी भी चीज़ के लिए चली जाऊँ, तो दे वुड से कि वजन कम करें। They would never tell me कि कैसे वजन कम करना है। और जो कभी किसी ने बताया था सूखे टोस्ट खाएं, उबला हुआ स्लाइस खाएं, एक काली चाय पिएं, एक रात को जो है वो आप फिश ग्रिल करें, एक तो वो मच्छी से नीचे नहीं आते। तो अगर मुझे जो मेरे बचपन से लेके इतने सालों में जो मुझे डॉक्टर्स मिले, क्योंकि मैं बचपन से ही आपका वाई जाता है और बस एक ही मुझे पता है कि अगले ने यही बोलना है कि मोटापा जो है वो अपना कम करो, लेकिन कम किस तरह करना उसको वो टाइम नहीं देता बताने के लिए कि क्यों ज़रूरी है। जो हम फीस देते हैं डॉक्टर्स को, जो हम एक कंसल्टेशन फीस देते हैं जिसमें हमें कंसल्टेशन चाहिए, हम उनसे कंसल्ट कर रहे हैं अपने मसले के बारे में, तो क्या उनको थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें बताना नहीं चाहिए? क्योंकि मैंने आपके बारे में जहाँ भी पता किया, अपनी तरह से सीक्रेटली भी पता किया, तो आपने जो है यू डू टेक आउट टाइम एंड टॉक टू योर पेशेंट डिटेल में, और आप पता करती है। बट नॉर्मली इवन इफ़ यू गो टू सम रियली बिग हॉस्पिटल्स लाइक आगा खान एज वेल, वहाँ पे मुझे एंजाइटी होती है कि आप 3 से 4 हज़ार रुपये आप देते और आप आके बैठते हैं और वो डॉक्टर को बस कुछ हो रहा होता है कि वो बस जो है ना किसी भी सेकंड बस हाँ ठीक है बस पतला हो जाओ और ये कर लो और वो कर लो, और द पर्सन लीव्स। Exactly. लिटरली द डॉक्टर लीव्स द रूम और आप ना 4,500 वो बात जो हलाल कमाई वो फिर घर जाके 3 दिन याद आता है ये सवाल भी करना था, ये सवाल भी करना था। तो मुझे प्लीज़ बताएं वो कौन सा डॉक्टर है जो ठीक से बात कर लेगा, जिसके पास मेरी बहनें, मेरी दोस्तें, मेरी बच्चियाँ, बेटियाँ सब जा सकें आराम से और उनको सही कंसल्टेशन मिल जाए। बिकॉज अगेन आई विल कम बैक टू दिस कि द होल फीड मेरी जितने कमेंट्स हैं, से वो PCOS वाली वीडियो के लिए, उसके बाद से जितनी वीडियोस की हैं, हर वीडियोस में फिर यही आ रहा होता है कि आपको पता नहीं कि किधर गाइड होना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अनलकीली अब मैं अगेन वही बात करूँगी कि डॉक्टर्स का जहाँ समहाउ थोड़ा बहुत कसूर है कि उनको वाकई सुनना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स भी मसला ये होता है कि इतने ओवर क्राउडेड हैं सारे हॉस्पिटल्स और इतने ओवर बर्टन हैं, यानी कि हमारे मुल्क की जितनी आबादी है उस हिसाब से तो डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर अगर पेशेंट की बात सुन लेता है ना तो पेशेंट की आधी बीमारी तो वो वहीं ख़त्म हो जाती है। उसका स्ट्रेस लेवल सडनली नीचे आ जाता है, वो बहुत सेटिस्फाई होके जाता है। फिर वो जो उसको डॉक्टर ने एडवाइस की होती है, वो जो आपने बात की ना कि मतलब अंडा खा लो और ये सूखा टोस्ट खा लो, वो एक ही डाइट कर लो, है ना, तो इवन वो भी उसका करने का दिल चाहता है, ठीक है। बट इट्स अ टाइम टेकन प्रोसीजर और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूँगी कि हाँ डॉक्टर्स टाइम थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए ना। आप अपने किसी आप लोग का कोई डॉक्टर यूनियन नहीं, जैसे हम लोग का होता है प्रोड्यूसर यूपीए होते हैं ना हमारा, और एक्टर्स एसोसिएशन है जहाँ जाके ना हम कुछ बातें कर सकते हैं। अब डॉक्टर्स की अब आपने अगले वाले में जाना तो आपने बोला डॉक्टर को जरा सा हम्बल हो जाओ। मुझे पता है आपको रोज का काम है, लेकिन मतलब डॉक्टर अब फीमेल डॉक्टर्स या मेल डॉक्टर वो भी तो इसी आप ही के जैसे लोग होते हैं ना, तो वो भी स्ट्रेस्ड आउट हुए होते हैं। तो मैं मुझे अपनी कम्युनिटी को भी डिफेंड करना है। बिल्कुल आपका बिल्कुल जायज़ है डिफेंड करना, बिकॉज दे आर द ओनली वंस राइट नाउ जो हमें कहीं भी कोई किस्म की गाइडेंस दे सकते हैं। बिल्कुल अगेन बट देन जिस तरह हकीम हर तरफ मौजूद है, डॉक्टर्स हर तरफ मौजूद है, हिकमत के बारे में आप क्या कहती हैं कि वो मैं तुम्हें बताऊं ये डॉक्टरी में क्या डिफरेंस है, क्या PCOS में क्या हकीमी इलाज, मुझे एग्जैक्ट टर्म्स नहीं पता, एक कौन सी पैथीज, एलोपैथी, होम्योपैथी, तो किस में क्या कहीं इलाज आपको मिलता है कि नहीं? बिकॉज यू अगेन आपका जो है आप नॉट जस्ट गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह, आपने हर तरफ से सारा एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो ये आपका जो ऑल्टरनेट मेडिसिन के हवाले से व्हाट डू यू से कि PCOS क्या ट्रीटेबल है इसमें? देखो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या नेचुरल मेडिसिन, और तुमने बोला कि हकीमी इलाज, सही है।
और एलोपैथिक इलाज और हर्बल, मतलब ऑर्गेनिक। ओह, इतनी सारी है। ये आजकल तुमने ये टर्मिनोलॉजीज बहुत सुनी होगी, सुनी है, ठीक सबसे ना? गुजर जाती है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, हर्बल है, ऑर्गेनिक है, हकीम है, होम्योपैथिक है, मतलब लाइक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है अगर वेस्ट में जाएं तो, ईस्टर्न मेडिसिन है, तिब्ब यूनानी है। तो ये सारे तरीक़े इलाज हैं, ठीक है। कुछ मॉडर्न तरीक़े इलाज हैं और कुछ एंशियंट तरीक़ा इलाज जिन्हें हम कह लें, ठीक है। अच्छा, अब पूरी दुनिया में इसकी जो भी जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ठीक है, जिसमें PCOS सबसे कॉमन है, सही है, तो हमेशा ऑलवेज ये तब बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं जब आप कॉम्बिनेशन थेरेपी करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, कॉम्बिनेशन थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ PCOS। मॉडर्न मेडिसिन या हम जो एलोपैथिक डॉक्टर या जिन्हें MBBS डॉक्टर कहा जाता है, ये हमारी जो स्टडीज़ होती हैं ये एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं होती कि हवा में बात नहीं होती कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये हार्मोन्स का इशू है और ये वाले हार्मोन्स कम ज़्यादा हो रहे हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इनका थायराइड लेवल कभी किसी को हाइपो हो रहा है, किसी को हाइपर हो रहा है, तो इसके पीछे एक स्टडीज़ इस्टेब्लिश है, ठीक है। ऐसी हवा में बात नहीं है। अच्छा, जहाँ हम दूसरी ऑर्गेनिक मेडिसिन की बात करते हैं, पूरी दुनिया में इस पे भी बहुत काम हो रहा है, ठीक है, या नेचुरल मेडिसिन या अल्टरनेटिव मेडिसिन, इस पे भी बहुत काम हो रहा है। मतलब स्टडीज वाइज इज इट गेटिंग बेटर? मतलब ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसा ही है, और उस पे भी रिसर्च अब हो रही है ऑलमोस्ट एवरी टाइप, इवन एंशिएंट मेडिसिन्स के ऊपर भी प्रॉपर रिसर्च। पाकिस्तान में तो अब बाकायदा जैसे बहुत अच्छी ईस्टर्न मेडिसिन यूनिवर्सिटीज़ में 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, पढ़ाया जा रहा है। जो हमारी एक रिनाउन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसके पायनियर्स में से हैं, लाइक मैं नाम लूँगी, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है, करशी यूनिवर्सिटी है, माई मुल्क की बहुत बड़ी बड़ी जो ईस्टर्न मेडिसिन पे काम कर रही हैं, जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी है। तो ये यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट हैं ये ईस्टर्न मेडिसिन के, यानी कि जिन्हें आप नेचुरल मेडिसिन भी कह सकते हैं। अच्छा, ये PCOS का इलाज इनमें बिल्कुल किसमें, कौन से वाले डिपार्टमेंट में जाए? अब PCOS मैं वही आपको एक बात कह रही हूँ कि देखें, और ये बात मैं ऑडियंस से भी कहूँगी कि किसी को भी अगर फ़र्ज़ करें कि उसके ऊपर लेबल लग गया कि ये इसको PCOS है, ठीक है, तो अब उसको प्रॉपर उसकी डायग्नोसिस कि अगर अच्छा हार्मोन ख़राब है, ये तो पता चल गया कि कोई ना कोई हार्मोन डिस्टर्ब है, ठीक है। अब उसके साइन सिम्टम्स क्या हो रहे हैं कि कॉमन में बता देती हूँ, ठीक है, जो आपके चैनल पे भी आपसे ख़वातीन ने बहुत सारे सवाल पूछेंगे, किसी का वज़न ज़्यादा हो रहा है, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरा वज़न कम हो रहा है, मुझे दाने बहुत होते हैं, मेरे ना बाल आ रहे हैं मुँह पे, ठीक है, और मेरा साइकिल रेगुलर नहीं है। अच्छा, साइकिल रेगुलर के भी अब टाइप्स हैं। नहीं, और ये भी सवाल कि मेरा साइकिल रेगुलर नहीं है, मैं दवा जब तक लेती हूँ साइकिल रेगुलर रहते, मैं वही बता रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ कि साइकिल रेगुलर नहीं है। अच्छा, अब साइकिल रेगुलर नहीं है तो क्या मसला है? ये मसला है कि बहुत कम पीरियड्स होते हैं, ना होने के बराबर, या डॉक्टर साहिबा इतनी ब्लीडिंग होती है कि चलती रहती है, ख़त्म नहीं होती, ठीक है, या फिर मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, ठीक है। अब कितने सारे मसाइल हो गए, सही है, या मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। अब हम पिट्यूटरी उसके ऊपर जा रहे हैं, मुझे सर्दी बहुत लगती है, मुझे गर्मी बहुत लगती है, मुझे गुस्सा बहुत आता है। अरे बहुत मसले हैं भाई, बहुत मसले हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एक मसला है, ठीक है, मुझे भूख बहुत लगती है, मेरी भूख कंट्रोल नहीं होती, मुझे चीनी नहीं छोड़ पा रही है ना, मुझे पता है कि मेरा नीचे ये भी कमेंट्स है कि मुझे पता है हेल्दी लाइफस्टाइल है, लेकिन चीनी मुझसे नहीं छूट रही, खाना नहीं छोड़ा जा रहा। तो ये कोई ऐसा नहीं है। और ये ना, ये वैसे नॉर्मल लोग सुने ना कि मुझसे खाना नहीं छोड़ा, चीनी नहीं छोड़ी जा रही, जो लोग इस चीज़ें गुजरते हैं ना, PCOS नो PCOS, मैं बात कर रही हूँ अबाउट ईटिंग, लविंग फूड। Some people are addicted with screens, some people are addicted to drugs, some people are addicted to, I don't know, something else. I've been addicted to food. Exactly. मेरा एडिक्शन फूड के साथ था, मेरा खुशी फूड था, अफसोस फूड था। पहले इट वाज डांस, कि मुझे दुख होता था मैं नाच लेती थी, हंसी आती थी, रोमांस हो रहा है नाच लेती थी, मैं सब कर लेती थी। फिर बैक गई काम से ओवरवर्क करने के बाद, उसके बाद वो खत्म हुआ, तो हमने खाने पे अपना सारा फोकस लगा लिया। तो वो ये सिर्फ कह रहे ना कि चीनी छोड़ दो, खाना छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, बाहर चली जाओ, मैं नहीं कर पा रही। मेरा वजन यहीं पर चैनल पे शुरू होते होते
बड़ा था, कम किया मैंने इसी चैनल पे, इसी 2 साल में फिर बढ़ने लग गया, फिर वो लोग ट्रैक पर आते हैं, फिर मैं आहिस्ता करती हूँ, अभी मैं अटकी हुई हूँ, ना ऊपर जा रही हूँ ना नीचे जा रही हूँ, और टेंशन में मुझसे खुद से भी नहीं शुरू हो रहा। सो ये जो सारे मसले हैं उसको किस तरीके से फिर हल करेंगे और कैसे देखिए, करेंगे? सबसे पहले तो ना, अगर किसी का पीसीओएस डायग्नोस हो गया है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि मुझे एक चीज़ हो गई है और मैंने इसी के साथ अब जिंदगी गुजारनी है। लाइफ सेंटेंस है फिर ये रिवर्सिबल नहीं है। देखिए, एवरीथिंग इज रिवर्सिबल, एवरीथिंग इज कैन बी अंडर कंट्रोल, बट वो आपसे आपका टाइम मांगती है। अभी आप कह रही थी ना कि डॉक्टर का टाइम, तो आपकी बीमारी आपका टाइम मांग रही है। हाँ यार, ये क्या आपने बात जोड़ी है ना? जो आपने कनेक्शन बनाया है वो मेरे दिल को जाके जो लगा है ना। हाँ। क्योंकि ये भी तो बात है और ना दूसरी कि बात, डॉक्टर का टाइम मांग रहे हैं। हाँ, कि वो ऐसे बात कर रही है, वो ऐसे बात कर रही है, वो डांट रही है। आपने अपने आप को, जिन खवातीन को, जिन लड़कियों को पीसीओएस, उन्होंने अपने आप को कितनी प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, और जैसे कि जिन लड़कियों ने अपने आप को प्रायोरिटी में रखा ना, उनकी चीजें सही हो गई। they're sharing it, एग्जैक्टली, they're sharing it, they're saying कि मैंने फला डॉक्टर के पास गई, मैं इतने साल से ये करी थी, मुझे इतने सालों से पीसीओएस है, मैं इट्स लिखती है बकायदा, इट्स वेरी इजी। सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल, सिर्फ एक्सरसाइज करो, मैं वॉक करती हूँ, मैं घर का खाना खाती हूँ, मैं बाहर का नहीं खाती, मैं घर का खाना खाती हूँ, मैं बाहर का नहीं खाती। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर ओनली कैन हेल्प इन डायग्नोसिस और आपको गाइडलाइंस दे सकता है या आपको समझा सकता है, आपकी हेल्प करने के लिए डॉक्टर तैयार बैठा है, लेकिन इट्स यू जिसने डिसाइड करना है कि मैंने ठीक होना है या मैंने ज़िंदगी भर रोते रहना है और हर वक्त एक सिंबल बने रहना है, और कि मैं बेचारी, मुझे बीमारी हो गई। इट्स नॉट बीमारी। नहीं, एक तो बेचारी एटीट्यूड है। हाँ, एटीट्यूड क्या है कि मैं बेचारी हूँ कि मुझे हो रहा है। आई नो लॉट ऑफ गर्ल्स आर सेइंग कि हो गया है, क्या करना है, क्या करना, अब एक हो गया जिंदगी का, सब ऐसे ही है। पहली तो मतलब नहीं हूँ, पहले सबको ही हो गया, नहीं, आपने लाओ बर्गर मंगाओ, मतलब दे लिटरली स्टेज पे गिव अप कर लिया, गिव कर दिया। द यंग गर्ल्स, एग्जैक्टली, दे वेरी यंग गर्ल्स। तस्नीम जी, वो इतनी माशाल्लाह अभी बच्चे पैदा हुए हैं या अभी उनकी शादी हुई है या कुछ, एंड दे जस्ट एक्सेप्टेड एंड दे मैं बताऊं कौन मेहनत करता है, जिसकी शादी हो गई है और जिसने ये सोचा है कि यार बच्चे भी पैदा करने हैं, और सास जो है ना या फैमिली की तरफ से बड़ा प्रेशर है कि 1 साल के अंदर बच्चा हो जाए, चलो भाई वो लग जाएगी। डॉक्टर साहिबा, मुझे पीसीओएस था, अब शादी हो गई है, अब मैंने मतलब बच्चा नहीं हो रहा, अब वो मतलब उसके लिए आप उससे कहें कि उल्टा लटक जाओ, वो उल्टा भी लटक जाएगी और अपने आप को नॉर्मल हालात पे ले आएगी, अपने आप फिर बच्चा हो जाता है, हो जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद वो कंडीशन फिर छोड़ देंगे, फिर हम छोड़ देते हैं, हम छोड़ देते हैं। ठीक है, देखो मतलब ये लाइफ सेंटेंस एग्जैक्टली लाइफ है, इट इज अ लाइफ सेंटेंस बट फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो वो फिर लाइफ सेंटेंस लगेगा नहीं अगर हम बिल्कुल एक हेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन ये आपके पास जितने केसेस आते हैं, आप माशाल्लाह, आप 25 इयर्स आप बता रही हैं, आप कब से लगी हुई हैं आप, माशाल्लाह, अल्लाह हमेशा शिफा रखे आपके हाथ में भी, और जिन डॉक्टर्स के पास हम जाएं। लेकिन आपके पास इतने कितने केसेस आए हैं जिन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो किया, शिफा मिली, पीसीओएस बेटर हुआ, कंसीव किया, बच्चा डिलीवर कर दिया और दोबारा रिलैप्स नहीं की, एंड दे कंटिन्यूड। सो मेनी। और रिलैप्स की रेट क्या है? देखो, इवन रिलैप्स तब भी हो सकता है जब आपने बहुत ज़्यादा एहतियात कर रही हैं, आप जिम भी जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और आप अपना फूड भी आपने बहुत रखा हुआ है, तब भी रिलैप्स हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ ये कहूँ कि नहीं जी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस में। मैं इस बात से भी एग्री हूँ कि बिल्कुल 100% हर एज में हर चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है ना। मैं जो चीज़ें 20s में कर सकती हूँ, जो मेरा मेटाबॉलिज्म 20 ईयर ऑफ एज में है वो 30 में नहीं होगा, जो 30 में है वो 40 में नहीं होगा, 40 में जो है वो 50 में नहीं होगा। तो ये मुझे 10 साल पहले डिसाइड करना है कि अगर मैं 40 साल की हो गई हूँ, मैं 40s में आ गई हूँ, तो अब ये मैं आज डिसाइड कर लूँ या अपने 40s के स्टार्ट में डिसाइड कर लूँ कि मैंने 50s में या 60s में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। क्योंकि जब मैं उस एज में पहुंच जाऊंगी फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। मुझे अपनी स्किन अच्छी रखनी है तो ये मैं
30 इयर्स तक आते आते कहते हैं ना कि 30 इयर्स के बाद स्किन केयर शुरू कर लेना चाहिए और ये वो, मतलब अब तो खैर 15-16 साल 17 साल में ही लड़कियां वो जो उनको ज़रूरत भी नहीं होती वो शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना, कि हमारे पिंपल हो गए, एक्नी हो गई फिलहाल। और ऑब्वियसली जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ट्रीटमेंट भी देगा, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं देगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं या आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो जिन को ये वाला मसला है तो उनका मतलब है कि 100% को PCOS है? नहीं, ऐसा नहीं है, फिर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये ऑल डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टिगेशन, सही है। अगर इन्वेस्टिगेशंस में अगर आपके जो आपने टेस्ट कराए हैं उसमें आपके टेस्ट में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं और आपके अल्ट्रासाउंड में कोई चीज़ ऐसी आती है, आपकी ओवरीज में सिस्ट आ रही हैं, ठीक है, तो आप उसको लेबल करते हैं कि ये PCOS है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि पीरियड्स नहीं आते, उसको हम ज़रूरी नहीं है कि उसको PCOS हो अगर पीरियड्स नहीं आ रहे तो फिर उसको क्या होता है? अगर देखो, अगर तो हम और बात फिर वो क्या क्यूरेबल है? अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, कुछ मैरिड खवातीन होती हैं, कुछ अनमैरिड होती हैं, सही है, और कुछ मिडिल एज होती हैं, कुछ यंग होती हैं। हम पहले तो मैरिड खवातीन की बात करते हैं कि अगर चलो उनको चल रहा था, PCOS चल रहा था, कुछ और है, उनको थायराइड का इशू है या कोई उनके ओवेरियन सिस्ट है या उनके कोई भी दूसरे किसी हार्मोन का मसला है और वो लेबल हुई हुई है कि जी उनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है और साइकिल नहीं आ रहा, तो सबसे पहली बात है कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट करा के देख लेंगे, हो सकता है प्रेगनेंसी हो। ये मैं मैरिड खवातीन की बात है ना? हाँ, ये हो सकता है, हाँ, है ना, मतलब कॉमन है ना। नहीं, लेकिन अब वो 3-4 महीने तक नहीं आ रहा, वो हाँ ठीक है, हो सकता है ना, नहीं आ लेकिन रहा, वैसे हम लड़कियां हम लड़कियों को तो जरा एक दिन आगे पीछे होता है ना, तो हम तो फौरन ही अपना लेकिन मैं ये बात सिर्फ स्पेशली उन खवातीन के लिए कर रही हूँ कि जो कंसीव कर लेती हैं और वो अपनी ट्रीटमेंट करा रही होती हैं और क्या कहते हैं उनके इरेगुलरिटीज़ चल रही होती हैं, तो वो प्रेगनेंसी रूल आउट करनी चाहिए सबसे पहले तो। अनमैरिड लड़कियों की बात हम करते हैं, हो सकता है कि वो किसी स्ट्रेस से गुजर रही हो, उस वजह से अभी कोई ऐसा ट्रॉमा हो, ठीक है, या उन्होंने कोई ट्रीटमेंट किसी दूसरी बीमारी की ट्रीटमेंट चल रही हो, उन मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट आ रहा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लियो, कोई नया वर्कआउट स्टार्ट किया हो, ठीक है, फिर कोई नई डाइट भी हो सकती है। हो सकता है कोई मैं वजन कम करना चाह रही हूँ तो मैं PCOS नहीं है मुझे, ठीक है, मेरे साइकिल रेगुलर थे बिल्कुल, मुझे PCOS भी नहीं है, लेकिन मैंने नया वर्कआउट स्टार्ट किया, मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी है, मैं कुछ भी नई चीज़ कर रही हूँ, ठीक है, या अगर मुझे कोई और मेरी साइड की अल्लाह ना करे कोई मुझे ऐसी बीमारी है जिसमें मेरी कोई प्रॉपर कोई वैसी वाली कीमोथेरेपी टाइप कोई चीज़ चल रही है, कोई मेरी रेडिएशन थेरेपी चल रही है, कुछ भी चल रहा है उसमें मेरे, तो उसमें मैं PCOS तो नहीं लेबल कर दूंगी ना उसको। हाँ, उसमें इंतजार कितने दिन तक करना चाहिए, है ना, कि कितने अरसे तक हम ट्रेनिंग को या हम डाइट को ब्लेम करेंगे। करें एटलीस्ट 3 मंथ्स तक चाहिए कि उसको वेट करें, ठीक है, 3 मंथ्स तक अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं या एब्सेंट पीरियड्स हो रहे हैं तो 3 मंथ्स तक थोड़ा सा उसको देखें, ठीक है, फिर आप उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप उसको इन्वेस्टिगेट कराएं, आप उसकी फिर ट्रीटमेंट पे जाएं। ये नहीं कि बस एक दफ़ा पीरियड्स नहीं आए, और अमूमन यही होता है कि 1 महीना 4-5 दिन पीरियड स्किप हुए और अम्माएं परेशान हो जाती हैं और जल्दी से लेके आ जाती हैं, डॉक्टर साहब बच्ची को पीरियड्स नहीं हुए, कोई दवा दे दें। माँ को फिर 3 महीने बाद परेशान होना चाहिए? नहीं, देखो माँ के लिए they play the most important role in a girl's life. Yes. वेदर वो शादीशुदा है या नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, वो चाहे कुछ भी कर रही है, ये एक औरत है आपकी जिंदगी में, दोस्त से भी पहले, जैसा आपको एक होता है कि यू विल गेट टू दिस इज अ प्रॉब्लम दैट यू नीड टू डिस्कस, क्योंकि वरना तो आपकी अपनी एज की दोस्त हैं जो आपको वो थोड़े बहुत मसले बताएंगे, करेंगे, एंड समाउ आपके दिल को ये भी पता है कि यार झूठी बोलेगी, ये जेन्युइनली प्यार करती है, इसको पता है। उन माओ के लिए क्या है, वो 3 महीने उनको बर्दाश्त करेंगे, नहीं कर पाती, एक्चुअली मसला यही है। फिर हम घर में भी तो टोटके होते हैं, हाँ, जैसे मुझे बताया कि नहीं आ रहा तो तुम डेट्स का शेक पी लो, हाँ, या तुम बिल्कुल फला कर लो, ये बड़ा कॉमन है। थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, इमीडिएटली डॉक्टर के पास रश नहीं करना चाहिए, ठीक है, डॉक्टरों के बोल रही हैं आप? हाँ मैम, वो फिर कैसे चलेगा फिर जिंदगी का? डॉक्टर के पास बहुत सारे काम है करने के लिए। I love the way you're doing this. अच्छा,
अब पीरियड्स की बात हो रही है तो वन जो एक कूल भी लगता है बोलते हुए, और मुझे लगता है कि वो चीज़ इतनी क्लियर भी नहीं है ये लफ्ज़, और ये एक है प्रॉब्लम जो काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम लोग उसको इस तरह से ध्यान नहीं देते, विच इज़ कि राइट बिफोर पीरियड्स जो है हम लोग बोलते हैं कि वी आर पीएमएस हो रहा है, या आई एम गोइंग थ्रू पीएमएस, मेरा ये है। तो ये पीएमएस जो है ये पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आपने मुझे बताया ये क्या है। और क्या मुझे जो समझ में आया कि पीएमएस का मतलब है कि इफ आई एम फीलिंग चिड़चिड़ा, या इफ आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, या अगर मुझे अचानक से कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, हर जगह दर्द शुरू हो गया है, या स्किन जो है वो डल होने लग गई है, तो ये हो रहा है। अच्छा, अब शुरू में मुझे ये बात नहीं पता थी, तो शादी के बाद भी, शादी से पहले ही मेरा न्यूज़ आके बिल्कुल शादी के बाद मैं कहती महीने में मतलब एक दफ़ा तो ना कोई सॉलिड फड्डा होगा मतलब ऐसा फड्डा होता है कि बंदा ना हैरान होता है क्या हो गया इसको, क्यों हो रहा है। और जब फड्डा करके मैं निकली हूँ और उसकी बात पे मुझे पता चला कि आई वाज पीएमएसिंग। अब ये बात आप नहीं कह सकते अपने बॉय को, ये कना का मसला हो जाता है हमारा क्योंकि आगे जाके वो हर बात को इसी बात पे ब्लेम करेगा। So it's for those husbands and for those people as well. What is PMS and what is exactly? ये क्या एक मजाक उड़ाने वाली चीज है, ये एक कूलनेस में बोलने वाली चीज है, ये इससे मैं कुछ ऐसी लड़कियों को जानती हूँ वो छुट्टी कर जाती थी, और वो एक तो स्कूल की छुट्टियाँ होती थी कि बच्चियाँ तो नाजुक है, चलो माँ ने पकड़ लिया, प्रॉपर लड़कियाँ इन नापा एज वेल एंड ऑन शूट्स एज वेल। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस तरह से नहीं होता पेन या कुछ, जैसे मैं लड़कियों को देखा बड़ी तकलीफ में होती है और बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है। जो मैं बिफोर द बेबी मेरा PMS वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, आफ्टर द बेबी मेरा जो है वो इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। आई हैड टू लिटरली रीथिंक मतलब हर चीज को लेके ना, और समझना पड़ा था। इट वाज लाइक रीबर्थ फॉर मी एज, वो कहते हैं माँ की भी तो एक रीबर्थ ही है। तो प्लीज इसके बारे में बताएं कि ये क्या है। अच्छा देखो, और ये क्यों होता है? इट्स अ वेरी सीरियस इशू, ठीक है। तो बहुत सारे या मेजॉरिटी ख़वातीन को, लड़कियों को यही पता है कि PMS प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि पीरियड्स आने से पहले बस ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से कि मैं बहुत कॉमन बताऊं जो कि मेरा ख्याल है कि शायद लड़कियों को पता भी नहीं है और वो उनसे गो थ्रू होती हैं और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। जैसे नींद बहुत आती है ना। हाँ। इतनी नींद आ रही होती है, आप यहाँ लेटेंगे आपको नींद आएगी, आप कहेंगे यार मुझे क्या हो रहा है, मुझे नींद आ रही है, मुझे पढ़ना है, ठीक है, मेरा एग्जाम हो रहे हैं और मुझे नींद आए जा रही है। मुझे ना लगता था कि वो बहाना मार रही थी मुझे, मैं खुद बता रही हूँ, चाय पी रही होती हूँ और मैं अपनी उस नींद को भगा रही होती हूँ, ठीक है। आप उस दर्द के लिए चीजें कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली फिर आप अच्छा, उसके बाद दूसरी सिम्टम्स है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाती है, एंगॉर्जमेंट हो जाती है, बहुत पेन, मतलब बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही होती है कि यार इतना पफीनेस हो जाती है, ब्लोटनिंग हो जाती है, सही है। चिड़चिड़ापन तो एक कॉमन चीज़ है, वो सबको पता है कि चिड़चिड़ापन हो जाता है। मुझे सालों तक नहीं पता था कि ये चिड़चिड़ापन है और ये मतलब इसलिए हो रहा है। खामा में गुस्सा आ रहा होता है, रोना आ रहा होता है, ठीक है, मतलब आप अजीब से डिप्रेसिव मूड में होते हैं, तो वो बेसिकली आपका हार्मोनल, अगेन आपके हार्मोनल चेंजेस हैं, आपके बताओ ना उन घर के लोगों को कि ये हो रहा है। माँ को ये बात बहुत समझना जरूरी होती है, घर के बड़ों को ये बात समझना बहुत जरूरी होती है। माँ से ज्यादा मुझे लगता है कि पार्टनर्स को, आपके घर में जितने मर्द हज़रात हैं उनको भी। देखो, अब शादीशुदा है तो जाहिर है अम्मा होंगी, है ना, और अगर मैरिड है तो मियाँ होगा। सबसे ज्यादा इनको समझने की जरूरत होती है कि इस टाइम में रिलैक्सेशन चाहिए होती है, ठीक है। फिर ये अपने आप को पैम्पर करना और अपने आप को स्पॉइल करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, क्योंकि भाई अभी आजकल ना इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे ये ट्रेंडिंग है कि द वाइफ और द गर्लफ्रेंड इज गोइंग थ्रू हर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हस्बैंड इज ब्रिंगिंग हर हॉट कॉफी और उसको हॉट वाटर बैग दे रहा है। और कोई ऐसे कोई नहीं करता। नहीं, इट्स ट्रू। और जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। चलो अल्लाह मेहरबान। हाँ बताओ, जरूर करना चाहिए यार। मतलब औरत, लड़की इस वक्त अब तकलीफ में, वो एक्चुअली तकलीफ में होती है। और बिलीव मी, और ये सारी ट्राइंग टू बी मजबूत आल्सो, बिकॉज़ हर कोई उसको कुछ कहेगा। ये और डिस्मेनोरिया हो रहा होता है। वो क्या होता है? मतलब लाइक दर्द हो रहा होता है, जैसे क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं अक्सर लड़कियां, और उनको मतलब PMS में क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं। इट्स अ डिसऑर्डर,
ठीक है ना, कि वो कहती है अभी तो शुरू नहीं हुए ना, अभी से क्यों इतना शोर मचा रही हो। भाई वो ये पहले हकीम से दर्द औरतें हो ही रहा कह है, देती हैं, पहले हाँ। से दर्द होता है, वो तो जब पीरियड्स शुरू हो जाएंगे तो वो दर्द भी खत्म हो जाएगा। सबसे जो माएँ जो बच्चे हैं जो कहते हैं ना कि ये अब चिड़चिड़ी, आजकल चिड़चिड़ी हो गई हाँ, है, हाँ, ये हर चीज़ पे गुस्सा कर गुस्सा देती करती है, है। काम नहीं कर रही है, उठती नहीं है, तो इसको ये सवाल सारे को उसके जवाब नहीं दे सिम्टम्स रहे हैं। हैं, शी इज गोइंग थ्रू समथिंग। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और अच्छा, ये तो प्री हो गए, और इसके बाद पोस्ट भी होते हैं। ये आपने मुझे बताया ना, तो आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा अच्छा पी से पोस्ट भी होता है। हाँ, पीएमएस पोस्ट मेंस्ट्रुअल भी होता है। अच्छा, पोस्ट मेंस्ट्रुअल में आपके बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से मेरे पास बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी लड़कियां रिपोर्ट करती हैं उनको शियाटिका हो रहा है, ठीक है। वो तो बहुत यानी कि तकलीफ दे पीरियड्स होता जब है। खत्म हो जाते हैं, या पोस्ट मेंस्ट्रुअल माइग्रेन हो रहा होता है, पीरियड्स खत्म होने के बाद माइग्रेन हो रहा है, हर महीने माइग्रेन बहुत सीवियर होता है, वो किसी दवा से नहीं ठीक होता। इट्स ऑल्सो साइन ऑफ आपके पीएमएस, या प्री या पोस्ट, दोनों। आई हैव टू लुक इनटू दिस मेरे लिए, है ना। कि मे बी ये, हाँ, बिकॉज इवन आई सफर फ्रॉम माइग्रेन। अच्छा, ये अब मेंस्ट्रुअल माइग्रेन जो होता है, अब हर एज की डिफरेंट थोड़ी सी डिफरेंट वो हैं, कैटेगरीज है। अब जो ये मैं मेंस्ट्रुअल माइग्रेन बता रही हूँ, ये यूजुअली थोड़ा सा यानी कि मिडिल एज खवातीन, यानी कि 30s के बाद 35, 40, 45 के दरमियान, यानी कि 30 से लेके 40, 45 के दरमियान वाली खवातीन को पीएमएस। नहीं तो ऐसे में न्यूब्रॉल फोर्ट लेना है कि नहीं लेना, मेरे को भी ये बता दो। मैं तो माइग्रेन के लिए मेरे को डॉक्टर ने एक दवा दी थी, मैं कहा वो लेती हूँ, लेकिन उस वक्त आप कोई भी दवा ले लोगे ना, कुछ किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह, आपने क्या सच बात की है, कहाँ से आई है? किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने टाइम पे जाएगा। वो We have to wait for it. We have to wait, ठीक है। अब अगेन वही वाली बात कि उस वाले टाइम पे कोई पैम्पर कर दे तो वो एक रिलैक्सेशन हो जाएगी ना, ठीक है ना। मियाँ है तो थोड़ा सा सर दबा दे ना, थोड़ी देर बैठ जाए, मतलब जरूरी नहीं है कि उस वक्त उसको तंग किया जाए, वो रिलैक्सेशन का टाइम है औरत का, तो प्लीज उसको रिलैक्स कर। हर महीने भी तो काम है ना फिर डॉक्टर साहब, हर महीने अब आप रिलैक्स करने बैठ जाए। नहीं तो कितने दिन का रिलैक्सेशन मांग रही है, ये पूछ रही हूँ, ये बताइए लीगल क्या है? हमको आपने बोल दिया कि रिलैक्स करना है, भाई एक दिन शौहर तो मान गया या कोई भी मान गया, अभी कितने दिनों तक ये चल रहा है? 1-2 दिन की रिलैक्सेशन दे दो ना। हमारे जो पुराने लोग थे, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। जब लड़कियों को पीरियड्स आते थे उन्हें कहते थे बाहर नहीं जाओ, घर में ही रहो, ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, लेट जाओ जाके। नहीं वो तो फिर कुछ और रीजन से कहते होंगे ना, मतलब नापाकी गए कुछ का हाँ, वो अब देखो कुछ उसके मिथ्स भी हैं इसमें बहुत सारे, लेकिन अल्टीमेटली वो समहाउ अगर हम कनेक्शन देखते हैं तो वो, लेकिन आपके मुंह से ये बात मुझे मैं वही समझना चाह रही हूँ क्या रीजन है। वार्मथ चाहिए होती है, ठीक है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है सीवियर किस्म की, ठीक है। आपको अगर कोई गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर देता है तो आपको रिलैक्सेशन हो जाता है। हॉट वाटर बैग इज योर हॉट वाटर बॉटल, अगर आपको कोई, आप दर्द से बैठे हुए हो, आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप खुद जाओ पानी गर्म करो, सिकाइयाँ करो, इस्त्री रखो, है ना, मतलब हर एक के घर में तो माइक्रोवेव में रखने का वो नहीं होगा ना। और ये देखो, ये तो हम शहरों की बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम उन घरों की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम प्रिविलेज्ड लोग हैं। हमारे ही शहरों में ऐसे भी कोई एरियाज़ हैं, और मेजॉरिटी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ना लाइट होती है, ठीक है ना, उनके घर में एक कमरे के घर में 10-10 लोग भी रह रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर क्यों नहीं 100% प्रिवलेंस रेट होगा, जब हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस, हमारे हर चीज़ इतनी ख़राब है। स्ट्रेस, ये एक सवाल जो फिर मेरा थोड़ा सा मिस हो गया था, वो ये था कि जो लड़कियां, जो माएँ जिनकी बेटियां हैं, यहाँ से क्या स्टेप्स उसको अभी से लेना शुरू करना पड़ेगा उस ममा को, सो दैट कि जब बच्ची बालिग होती है, जब वो वक्त आता है उसका, तो वो एक हेल्दी तरीके से जो है वो आगे अपनी ज़िंदगी जो है वो कंटिन्यू कर सके। दूसरा कि अगर माँ को PCOS है तो बच्चे को हो सकता है, बेटी को हो सकता है कि नहीं, और ये कितना जल्दी पता चल जाता है कि अगर है कि मेरा PCOS इसको भी है या नहीं है। देखो ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया तो नहीं है कि बच्ची पैदा हुई और उसको लेबल कर लिया जाए कि इसको PCOS होंगे या नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये मोस्टली जो है एट द एज ऑफ मिनाकी, एज ऑफ एडोलेसेंस जिसे हम कहते हैं, या एज ऑफ प्यूबर्टी जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें जाके पता चलता है यूजुअली, ठीक है। अच्छा, तो she'll have to wait till the age, 9 साल से लेके वही जो हमने 16 साल तक की उम्र की बात की है, उस एज में अगर
आपको पीरियड्स इस्टेब्लिश नहीं हुए, साइकिल इस्टेब्लिश नहीं हुआ और कोई दूसरे मसले मसाइल हो गए, तो उससे फिर वो आपने इन्वेस्टिगेट कराया और वो सारा कुछ अगर आपका कुछ डॉक्टर्स के पास चले गए और आपका कोई ऑब्वियस बहुत कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो यकीनन इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है। अच्छा, ये अब क्या करना चाहिए अगर एक माँ को पीसीओ है, और ज़रूरी नहीं है कि माँ को पीसीओ हो, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कि एक औरत है, उनको पीसीओ, कोई औरत है उसको पीसीओ का कोई साइन सिम्टम नहीं है, वो लेबल नहीं हुई पीसीओ में, ठीक है, तो हो सकता है उसकी बहन हुई हो सकता है उसकी खाला हुई हो सकता है उसकी फुप्पी हुई अच्छा, हो। खाला फुप्पी को भी मतलब खानदान में किसी भी खातून को यानी अगर कि है आपके रिलेटिव, ब्लड रिलेशन में किसी भी खातून को हो, तो चांसेस होते हैं 20 to 40% चांसेस होते हैं कि शायद उनमें से फिर वो 20 to 40%। हाँ, ठीक है, उसमें चांसेस कम होते तो हैं। नहीं है मतलब ये हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब लेकिन ये देखें, अगेन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे मैं कहूँ कि अल्लाह ना करे कि ये कोई खुदा न खास्ता कोई कैंसरस कंडीशन है कि अगर हो गई, अगर क्योंकि कैंसर है ना, कैंसर अगर जेनेटिक होता है तो अगर अम्मा को अल्लाह ना करे ब्रेस्ट कैंसर है तो फिर वो बेटी के अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरह से। लेकिन पीसीओएस को लेके इतना वो नहीं है। पीसीओएस तो एक मैनेजेबल डिजीज है ना। आई लाइक इट कि आप बार बार कह रही कि मैनेजेबल है, रिवर्सिबल है, ठीक है ना, थोड़ा सा है, काम करने की ज़रूरत है इस पे, काम चाहिए, सॉलिड काम चाहिए इस पे। जी बिल्कुल, मतलब परेशान होने की चीज़ नहीं है। अब हो गई तो अब हो गई ना, क्या इस मतलब अब क्या करेंगे इसका? रोते रहेंगे क्या यार मुझे पीसी हो गया, पीसी हो गया, या बिल्कुल छोड़ देंगे, या बिल्कुल छोड़ देंगे, क्या भाड़ में क्या हो गया तो, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप इसको प्रॉपरली डॉक्टर के मशवरे से, जितने भी आपके जो आप कहना चाहिए कि लाइफ स्टाइल चेंज है ना ये, ठीक है, आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज एक सिर्फ डॉक्टर के कहने से तो नहीं कर लेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। और देखें, बिलीव मी, आप ऐसा नहीं है मैं कहूँ कि ये जो है ना कोई इसमें हेल्प नहीं करता, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। इवन अगर कोई जिम ट्रेनर है ना, अगर वो प्रॉपर कोई अच्छा सा जिम चला रहा है, वो आपको, अगर आप उसे जाके बताएंगे ना, आजकल सबके पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। हर बंदा, हर जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या जो आपके हेल्थ एंड वेलनेस पे काम कर रहे हैं, जो आपके कोचेज़ हैं, वेलनेस कोचेज़ जिसे कहा जाता है, मेडिकल एक्सपर्ट्स, ठीक है, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, जो भी लोग हैं, आपने बात की थी हकीमों की थी, आप ईस्टर्न मेडिसिन या मेडिकल डॉक्टर्स, एवरीबडी विल हेल्प यू। सो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इलाज, ट्रीटमेंट, क्योर हर उसमें है, हर उसमें, ठीक है ना। एंड इवन एट द जिम जो आप कह रही हैं कि इफ यू वर्किंग आउट, तो अब तो बिकॉज पीसीओएस अगर आप कह रही हैं हर लड़की को है ऑलमोस्ट, बिल्कुल ऐसे, और मेरे हिसाब से लड़की को हर चीज नहीं है, हर चीज नहीं, बट उससे कुछ कोई ना कोई सिम्टम उसमें होगा, बिकॉज हार्मोन्स ही इतने सारे हैं भाई, मतलब कोई एक तो आउट होगा। कोई भी आप में से, आप कह सकती हैं कि आजकल कोई भी एक ऐसा शख्स है, इवन बच्चे भी जिनको स्ट्रेस नहीं है, हमने पहले भी स्ट्रेस की बात की, बच्चों को स्ट्रेस नहीं है, आप कह रही हैं बच्चों को स्ट्रेस, तो उसको ग्रेड 1 में वो गए, मुझे माँ को तो स्ट्रेस है ही, लेकिन इट्स जस्ट कि देयर सो मच स्ट्रेस अदरवाइज इज, वो जा रहा है, वो आ रहा है, मतलब हम 3-3 साल के बच्चों को भेज रहे हैं, तो ये स्ट्रेस नहीं है तो क्या है? हम मतलब 1-1 1.5 घंटे का सफ़र करके बच्चे जो हैं वो अपना वैन्स में जा रहे हैं या ट्यूशन सेंटर जा रहे हैं, कोचिंग, फिर उसके बाद वो एक लगा बंधा रूटीन है, मतलब so many factors, that's very true, that's very true, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली होते वो चीज़ें एक जगह कलेक्ट होती हैं, और वो समहाउ जब वो एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाती हैं तो वो किसी ना किसी सूरत में जाहिर होती हैं। अब ये जो एक फिर अब वही वाली बात कि एक माँ को एक बच्ची की पैदाइश पे कितना, क्या चीज़ों उसको खिलानी चाहिए, नहीं देखो, या कौन सी एक्सरसाइज या खेलना चाहिए, पिट्टू खेला करो या नहीं खेला करो, आधी माई कहती स्किपिंग नहीं किया करो, आधी माई कहती किया करो, यू नो, तो क्या क्या चीज़ें और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी ज़िंदगी में से आप कंप्लीटली अवॉइड करने कि ये चीज़ें करोगे तो होगा ही होगा। जैसे आपने प्रोसेस फूड की बात की कि इफ़ यू ऐड, क्योंकि हम अपने बच्चों को भी बचपन से हम चिकन नगेट्स, फ्रोजन फूड्स पे हम लगा देते हैं, भेजते हैं ना, स्कूल भेजते हैं। मैं भी सुबह उठ के नगेट्स फ्राई कर रही होती हूँ, और डेली बेसिस पे मेरे पास कुछ नहीं होता। मैं सबसे कन्वीनियंट आपका नगेट्स होता है। से कितनी खवातीन हैं
इवन जो घर में रहती हैं होंगी, बहुत सारी ऐसी नहीं है, घर में भी कुछ चीज़ें बना लेती हैं, बट अगेन मेरा सवाल यही है कि जिन इंग्रेडिएंट से चीज़ें बन रही हैं, इवन घर में भी बन रही हैं, वो इंग्रेडिएंट्स भी तो प्रोसेस्ड हैं, तो आप कहाँ कहाँ बचाएंगे? कहाँ जाके मारूं सर? कहीं नहीं। तो वी हैव टू फेस द चैलेंज। ठीक है, सारी चीज़ें प्रोसेस है, एक चीज़ जो प्रोसेस नहीं है और वो एक माँ अपने बच्चे की ज़िंदगी में पैदा होते के साथ ही ऐड कर सकती है, जो प्रोसेस ना हो, तो वो चीज़ क्या हो सकती है? मतलब वो क्या, कोई देसी कोई चीज़ हो? नहीं, क्या? माँ का दूध बेस्ट। देखिए माओ ने 2-2 साल तक दूध पिलाना छोड़ दिया। हाँ। इम्यूनिटी बच्चों की किस लिए ख़राब है? बिलीव मी, जिन बच्चों ने 2 साल माँ का दूध पिया होता है ना, वो बच्चे, ये स्टडीज़ इस्टेब्लिश हैं, वो बच्चे बहुत कम बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ते भी हैं तो वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। उनका इम्यून सिस्टम बहुत इम्यून स्ट्रांग सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो जो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं वो, अगर फ़र्ज़ करें कि कोई वायरल इन्फेक्शन है, उन बच्चों पे कम वो असर करेगा। ठीक है, फिर हमारे यहाँ एक बहुत वैसी चीज़ है कि हम बहुत बेसब्री माएँ हैं। ठीक है, हम फ़ौरन ही अगर बच्चे को कुछ हुआ डॉक्टर के पास लेके भागते हैं। ज़रूर जाइए, लेकिन देखिए जब माँ बन रहे होते हैं ना, तो उसके साथ साथ आप जब बहुत सारी चीज़ें आपकी फ़र्स्ट टाइम होती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप उसको सीखें भी। ठीक है, हमारे यहाँ अनलकीली ये थोड़ा सा चंद एक ही 1-2 हॉस्पिटल्स हैं जो अच्छे बड़े रिनाउंड हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे बच्चे की पैदाइश से पहले ही बाकायदा क्लासेस दी जाती हैं कि लैक्टेशन के बारे में और हर चीज़ के, कि बाकायदा प्रॉपर वहाँ का एक सिस्टम सही है। अब हमारे यहाँ तो बच्चा जब पैदा होता है तो इतने सारे लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं माँ के, कि वो बेचारी माँ का दूध पिलाना भी चाहती है बच्चे को, तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमारे यहाँ अकेले नहीं। और उस वक्त माएँ जो यंग गर्ल्स हैं, उन्होंने फर्स्ट उनकी प्रेगनेंसी होती है, उन्हें हैंडल नहीं करना हो रहा होता, तो अगर जॉइंट फैमिली में रह रही हैं तो उनको दूध पिलाने का मौका ही नहीं मिल पाता। ठीक है ना, और समहाउ अगर उनके हेल्प करने के लिए आ जाती हैं, फिर वो इतनी सारी, हर फैमिली की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बच्चे को इतना लपेटो, इतना खोलो, मतलब ये सब चीज़ें मैं कहती हूँ कि ठीक है, सब करें, ओवरवेल्म हो जाता है, ओवरवेलमिंग हो जाता है। फिर माँ को बहुत ही हाई उसकी कैलोरिक फूड खिलाया जा रहा होता है। मैं कहती हूँ सब चीज़ें खाइए, हर चीज़ खाइए, अल्लाह ताला ने बैलेंस डाइट रखी है, फैट, प्रोटीन्स, कार्ब्स सब खाइए। ये नहीं कि सिर्फ फैट खा रहे हैं, सही है, या सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं, या सिर्फ कार्ब्स खा रहे हैं, या कार्ब्स जिंदगी से खत्म कर दो। ये मेरा सवाल था। एक बड़ा अजीब सा सवाल है, कार्ब्स खत्म कर दो। अभी पीसीओएस को लेके जितनी डाइट्स को लेके बात करते हैं, देयर वाज अ रिसर्च कि अराउंड पता नहीं कितनी 60-70 लड़कियों को, औरतों को जो है, जो पीसीओएस जो थे, उनके साथ ये स्टडी की गई कि उनको जो है वो हेल्दी डाइट दी, और उसके बाद उनको देखा, उनके रिजल्ट्स क्या थे कि बहुत से लोगों का पीसीओएस जो था वो बेटर हुआ था, कुछ लोगों को वापस दोबारा से उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हुआ, 2 से 3 लड़कियों ने कंसीव भी किया। बिल्कुल राइट। और वो जो डाइट थी, अब ये तो रिसर्च आप हर चैनल पे सुन रहे होते हैं, विद आई फाउंड आउट कि वो जो रिसर्च, वो जो डाइट जो वो जो दे रहे थे, दैट वाज अ हाई कीटो kind of diet which was like low in carbs उनके बहुत कम थे। Now when you talk about PCOS or when you talk about healthy lifestyle as well, आपकी बात बिल्कुल सही, when I agree, मैं कहती हूँ, और मैं why I agree because I can't live without it. I need my रोटी, I need my चावल। मैं उबली हुई सब्जी, नमक, पानी डाल के उबाल के मैं नहीं खा सकता, मुझसे नहीं बढ़ता। डॉक्टर साहब मैं नहीं कर सकती, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए 3 दिन, सॉरी, मेरे लिए 1 दिन भी पॉसिबल नहीं है। मैं इमेजिन नहीं कर सकती इस वजह से, क्योंकि it just doesn't work for me, for my body। मुझे 5वें दिन बकायदा मुझे होता है मुझे रोटी खानी है। सो ये जो लो कार्ब, उसी स्टडी की भी अगर आप बात करते हैं, या पीसीओएस को लेके जो आप बात करते हैं, कहते हैं कि यू हैव टू गो ऑन अ लो कार्ब डाइट। बिल्कुल ऐसे। सो दैट्स ट्रू, मतलब कि इट वर्क्स। देखो हर चीज बैलेंस किस चीज का नाम है, मतलब ये नहीं है ना, ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि बिल्कुल 0 कार्ब्स कर दो, ठीक है, या 0 फैट कर दो, या सिर्फ फैट कर दो, या सिर्फ प्रोटीन कर दो। ये आजकल बड़े, देखो मैं चम्मच से दाल नहीं खा सकते ना, मेरे को थोड़ी सी रोटी है, थोड़ा सा चावल। हमारे यहाँ का एक टेस्ट बर्ड्स हमारे डेवलप्ड हैं, हमारे यहाँ का एक मतलब कल्चर डिफरेंट है, सही है। हमारे यहाँ कितनी % आबादी है जो उबला हुआ खाना खा सकती है?
या सिर्फ डबल रोटी पे या सिर्फ सैंडविचेस पे गुजारा कर सकती है। बेस्ट में यू नीड अ लॉट ऑफ विल पावर फॉर इट ना। मेरे बाबा भी वो उबली हुई सब्जियां खा लेते थे जब उनको परहेज करना होता था। अगर डे 1 से तुम्हारे घर का सिस्टम है उबली हुई सब्जी खाने का या तो फिर हाँ, तो फिर खा लेंगे। जैसे वेस्ट में सैलेड्स इज वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। अगर आप मुझे बोले हम सलाद खाते हैं, हम सैलेड्स नहीं खाते हैं। हम और अगर हमें भी बोलोगे कि डाइट से पहले ऐड वेजीज एंड पहले आप वेजीज कंज्यूम करें फिर आप कोरमे को अटैक करें, वो नहीं होता ना, हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है। ठीक है, तो मैं तो ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की कभी एडवाइस भी नहीं करती कि जो चीज़ें अगर आप पेशेंट को पहले ही स्टेज पे जब डॉक्टर के पास आया है और वो आपसे एडवाइस मांग रहा है और आपने उसकी हर चीज़ पे कट, वो बड़ा एक डायबिटीज़ स्पेशली जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे होते हैं उनके पास एक प्रिंटेड फॉर्म होता है। ठीक है, वो उस पर ये खाना है, वो मतलब लिखा हुआ भी होता है ये खाना है और ये नहीं खाना। अबे यार मतलब लाइक वो एक 40 साल तक या 30 साल तक एक बंदा वही चीजें खाता हुआ आया है, उसके अलावा उसने खाया नहीं, तो हाउ इट कुड बी पॉसिबल। वो तो स्ट्रेस से ही बेचारा उसका शुगर लेवल ठीक नहीं होगा। जब उसको इतना स्ट्रेस होगा वो खाना देखेगा कि ये मैं नहीं खा सकता, उसका स्ट्रेस से शुगर लेवल खराब हो जाएगा। सो व्हाट वुड यू से वुड बी अ गुड डाइट? देखिए आप अब देखो अ गुड डाइट फॉर पीसीओएस, फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, फॉर गर्ल्स, मतलब कि अच्छा क्या तरीका है डाइट? आप ना अब हर चीज़ बैलेंस उसमें खाओ, आप कार्ब्स लो बट लिटिल पोर्शन। ठीक है, लो कैलोरीज। अब फ़र्ज़ करो कि मुझे डायग्नोज हो गया पीसीओएस है। ठीक है, अगर मैं एक रोटी खाती हूँ तो मैं उसको आधी कर दूँ ना, ये तो पॉसिबल है ना। अगर मैं 1-2 प्लेट चावल खाती हूँ तो मैं 1 प्लेट कर दूँ उसको, एटलीस्ट ये तो स्टार्ट कर सकती हूँ ना, ये मतलब कर सकते हैं। ठीक है, अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरे अंदर की जो पुरानी रूसा है ना, वो कह रही है अबे दो क्या एक से तो बस दाल गीली होती है, अभी तो सिर्फ चक्का है, अभी तो मजा, अभी तो मजा अब आएगा अगली प्लेट में। हाँ, अभी तो चेक कर रहे थे कि क्या। आई वुड जेन्युइनली आई वुड बिलीव इट एंड ऑन माय, देखो मुंह में पानी बिकॉज़ हाँ, तो ये तो मेरे मैं आई कांट गेट रिड ऑफ इट, मतलब कि ये तो मैं कभी बिलीव मी उरूसा, मैं जब भी डाइट प्लान देती हूँ ना, मेरे डाइट प्लान में हमेशा हर चीज़ होती है बट बहुत स्मॉल क्वांटिटी। मैं कहती हूँ कि यार एक छोटी प्याली लो, उसको भर लो चावल से। ठीक है, उसमें ना बहुत सारा शोरबा डालो, बहुत सारी दाल डाल लो। ठीक है, बगैर बघार वाली दाल खा लो, और वो दाल चावल तुम सलाद की प्याला भर के खा लो मज़े से, और बिलीव मी वो बहुत फीलिंग होता है, बहुत फीलिंग होता है। ठीक है, अब मैं उसे कह दूं कि एक बंदी जिसने मतलब जब से उसकी वीनिंग स्टार्ट हुई है, वीनिंग जब पहला खाना गया है उसका तो चावल गया है। चावल से ना अब बहुत सारे होते हैं, राइस से शुरू करो, खीर बना के दो, या वो जो एक कुछ फॉर्मूलाज मिलते हैं वो राइस का सबसे पहला, तो उसका जो पहला टेस्ट बर्ड है उस बच्चे का वो चावल है। और फिर आप बोल दो कि चावल, फिर आप उसको कह रहे हो कि आपने चावल नहीं खाना, व्हाट, वो क्या करेगा? आप कह रही है कि हम चावल और रोटी खा सकते हैं इवन इन पीसीओएस, कार्ब्स हम खा सकते हैं, कोई चीज मना नहीं है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, कार्ब्स 2 तरह के होते हैं, एक जो जल्दी हजम है, जीआई की मैं बात कर रही हूँ। व्हाट आर द कार्ब्स जो आपको फिर भी अवॉइड करने चाहिए? जैसे आप ना, मैं कहती हूँ कि ये जो वाइट होता है ना, फ्लोर जो होता है, जितना भी जिसे हम कहते हैं, मैदा हो गया, चीनी हो गया, हाँ, इस तरह के सफेद चीजें, हाँ सफेद, इनको आप छोड़ दें। देखो सफेद चीज एक और भी है, दूध, डेयरी। हाँ, डज डेयरी अफेक्ट पीसीओएस? आप कह रही है कि पीसीओएस में इफ यू हैव पीसीओएस तो यू कैन नॉट एंजॉय दूध एंड चीजें लाइक दैट, बट प्रोसेस फूड छोड़ दें आप। लेकिन दही आपके लिए पीसीओएस में बेटर है, लेकिन दूध नहीं है। एक सिंपल चीज मैं कहती हूँ कि 2-3 चीजें छोड़ दो, सही है? बताएं। और मैं ये बात मैं बड़ी गारंटेड कह रही हूँ, डीप फ्राइड, ठीक है, बेकरी आइटम्स छोड़ दो, सही है? अब बेकरी आइटम में बहुत सारी आती है मेरे पास बच्चियां या खवातीन या जो भी कंसल्टेशन के लिए, डॉक्टर साहब कुछ नहीं खाते, खाली 2 पापे खाते हैं। हाँ जी, बस पेट भी नहीं भरता जी, है ना? ऐसी सूखे टोस्ट। बेकरी आइटम मींस बेकरी आइटम, ठीक है? और ये फिजी ड्रिंक्स, कूलर ड्रिंक्स, वाइट ड्रिंक्स, व्हाटएवर, ठीक है? मतलब आप जब भी कोई ड्रिंक ले रहे हो ना, मतलब लाइक ये वाली फिजी ड्रिंक्स, तो आप ये सोचा करो कि मैं ना 1 गिलास पानी में 13 से 14 चम्मच चीनी घोल के पी रहा हूँ, सही है? मतलब मेरा कोई बर्गर, मेरा कोई खाना
ठीक है, मैं कोल्ड ड्रिंक के बगैर मेरा उतरता नहीं है ना, निगला नहीं जाता, निगला नहीं जाता ना, नहीं बिल्कुल नहीं, हम बिरयानी बच्चों का को भी मजा दे ही नहीं देते हैं, है। फिर हम अच्छा हम बच्चों को भी दे रहे होते हैं, अगर तो अच्छी बड़ा बनाए तो मजा पानी डाल के देंगे है हम ना? लोग। हाँ ऐसे थोड़ी देते हैं बच्चों को, हम पानी मिला के दे देते हैं। जस्टिफाइड है। हम पीसीओ को तो आप अपनी बेटी को जिसको आप पानी मिला हुआ कोल्ड ड्रिंक भी अगर आप दे रही हैं, हाँ तो वो आगे जाके जब वो बालिग होती है, जब उसकी जिंदगी जीने का एक्चुअली वक्त आता है, तो आपकी ये जो प्यार में आपने कोल्ड ड्रिंक पिला दी पानी मिला हुआ, प्यार में हमने स्लाइस जूस के अंदर जो है थोड़ा पानी मिला के दे दिया, हमने कोई शरबत बना के दे रहे हैं, हम कुछ भी बना के दे रहे हैं यार, मतलब वो प्रोसेस्ड है। हम अब बच्चा खाली पानी का आदी क्यों नहीं हो रहा? मेरे बचपन में तो कभी भी मेरी अम्मा मुझे शरबत नहीं बना के देती थी, मतलब ईद पे हाँ हम रेड पानी ग्रीन पानी पी लो, आज ऑरेंज पानी बना। हाँ बस वो भी जब कभी मेहमान आते थे तो मिलता था, जैसे बचता तो आता था तस्नीम जी, हाँ, पहले थोड़ी ऐसा ही है। ठीक है, अब तो बच्चा स्कूल से आता है और वो खाना ही तब खाता है, मेरे बच्चे भी खाना ही तब खाएंगे, जूस बना दें, अब वो जूस में क्या बना के दूंगी मैं, कौन सा जो है ना फ्रेश जूस निकाल के दे रही हूँ, और कितनी दफा निकालूंगी, फ्रूट्स भी तो इतने महंगे हैं, और 4 किलो एक बच्चे को खिलाऊंगी तो बाकियों को क्या खिलाऊं? 4 किलो में 1 गिलास जूस निकलता है। That's very true. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है कि मैं उसको स्पेसिफाई कर दूं कि ये डॉक्टर का इलाज है, ये हकीम का इलाज है, ये तबीब का इलाज है, या ये जो है लाइफ स्टाइल है, ये एक्सरसाइज है, ये खाने, ऑल द थिंग्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल टू ट्रीट द PCOS। पर डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, लाइफस्टाइल कौन सा लाइफस्टाइल? हेल्दी लाइफस्टाइल। व्हाट इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल? हेल्दी लाइफस्टाइल इज नॉट जस्ट अ हेल्दी डाइट, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हेल्दी लाइफस्टाइल इज अ हेल्दी बॉडी में आपका फिजिकल, इट इज अ हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी सोल, दैट इज व्हाट आई फील। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्दी लाइफ स्टाइल में, टाइम पे सोना एंड टाइम पे जागना प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, जो कि पूरी रात बच्चे जाग रहे होते हैं, पूरी रात लड़कियां जाग रही होती हैं, हमारे असाइनमेंट्स हैं, या शोहर काम से लेट आ रहा है, या हम तो हमारा तो नॉर्मल टाइम ही डॉक्टर साहिबा जो है वो 12-1 बजे सोने का है। क्यों? अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है। बिलीव मी, जो हार्मोन रात के जब हमारी शाम हो जाती है ना, जब यानी कि अंधेरा हो जाता है, तो कुछ हार्मोन्स उस अंधेरे में ही रिलीज होते हैं वो, और उसके लिए हमें सोना होता है। तो सुन रहे हो? ठीक है, उसके लिए हमें सोना, अगर मैं नहीं सोऊंगी वो हार्मोन रिलीज नहीं होंगे। मुकर्रर डॉक्टर साहिबा, मुकर्रर जो हार्मोन्स आपने कहा, हाँ, क्योंकि जिंदगी औरत का गेम ही इज हार्मोन्स एंड हार्मोन्स का बैलेंस एंड इम्बैलेंस। तो कुछ हार्मोन्स चाहे आप उल्टा लटक जाएं, वो हार्मोन्स कुदरती तौर पे रात के वक्त ही हील होंगे, स्ट्रांग होंगे, सब कुछ बिल्कुल। और कुछ चीजें आपका एक सर्टेन टाइम चाहिए सोने का, और ये तो रिसर्च इस्टेब्लिश है ना कि खवातीन को मर्दों से ज़्यादा सोने की ज़रूरत है। अगर एक मर्द को 7 से 8 घंटा सोना चाहिए तो औरत को 10 घंटे सोना चाहिए, 10 से 12 घंटे सोना चाहिए। और हमारे यहाँ तो उल्टा हो जाता है हम औरतें शोर ज़्यादा करते हैं लेकिन हम सो नहीं पाते हैं ना, या बल्कि सो भी जाते हैं, तो दैट्स ट्रू। ठीक है, बट स्लीप इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ज़्यादा। सो मुझे एक बात बताएं कि PCOS जो है, जितना मैं समझ पाई हूँ, हार्मोन्स, इसमें बहुत सारे मसले हैं, इसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, पीरियड्स के मसले अलग हैं, पीरियड्स का मसला है नहीं है, फर्टिलिटी का मसला है, फर्टिलिटी का मसला है कि नहीं है, हेयर लॉस, हेयर ग्रोथ, एक्नीज, 2000 चीज़ें, स्किन को लेके, obesity को लेके, स्ट्रेस को लेके, देयर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। काफ़ी महंगा बीमारी लगती है ये, क्योंकि अगर आप हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स इतने किस्म के, और आपको लिटरली हर हार्मोन का एक डिफरेंट टेस्ट है, बिल्कुल। तो वो आइडेंटिफाई करना है कि ये हार्मोन मसला है, ये हार्मोन मसला है, और उसकी टेस्ट कराना, एंड देन दोस टेस्ट्स, ये कितने का पड़ जाता है ये सब कुछ? अच्छा देखो, एक्चुअली होता क्या है, PCOS मोस्टली अनरिजॉल्व क्यों रह जाता है? इस वजह से कि जब हम प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं ट्रीटमेंट से पहले, ठीक है, कहना चाहिए कि अगर तुम ये कहो कि बीमारी महंगी है, तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, बीमारी महंगी है और इलाज भी सस्ता है, इलाज महंगा नहीं है, लेकिन इस इलाज तक पहुँचने का जो प्रोसेस है वो बहुत महंगा है। कैसे? ठीक है, वो ऐसे कि जब आपको कोई इस तरह के कोई साइन सिम्टम्स होते हैं PCOS वाले, ठीक है,
आपकी ओबेसिटी है, आपका मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, आपकी इनफर्टिलिटी है, या आपका थायराइड का इशू है, इसके लिए इन सब को एड्रेस करने के लिए आपको इन्वेस्टिगेशंस चाहिए होती हैं, हार्मोनल एसेस चाहिए होते हैं, ठीक है, टेस्ट होते हैं जो बिलीव मी, हार्मोनल एसेस कोई सा भी करा लें, वो नॉर्मल जो भी टेस्ट ब्लड टेस्ट होते हैं उनसे महंगे होते हैं थोड़े से, ठीक है। हर लड़की को अगर हो रहा है, हर लड़की को टेस्ट करा मसला यही, हाँ अच्छा, सबसे पहले बिकॉज ये हुआ इन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर्स के पास जा जा के थक गई, मैं डॉक्टर्स के पास जा जा के पैसे लगा लगा के थक गई, मैं ये दवाइयाँ खा खा के थक गई, मुझे अब नहीं कुछ समझ आ रहा, प्लीज है। तो क्योंकि होता ही है, आई कैन अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन बिकॉज आप एक नॉर्मल, अब आजकल फ्लू नजला तो नॉर्मल है फैशन में, इट्स ट्रेंडिंग एवरी वीक, किसी ना किसी बहाने से हो जाता है। ऐसा नहीं है ना कि कोई ये कोई वो है पैंडेमिक है, खुदा न खास्ता ये कोई वायरल डिजीज है कि वैक्सीन लगवा ली, वैक्सीन चलो जितनी भी महंगी है एक दफा वैक्सीन लगवा ली और वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई, पूरा हार्मोनल प्रोफाइल हुआ, आपके अल्ट्रासाउंड हुए, आप इस्टेब्लिश हो गया कि आपको पीसीओज है, आपको हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म है, या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या आपका LH-FSH का इम्बैलेंस है, ये सारे जितने भी आपके मसले हैं ना, ये सब कैसे आइडेंटिफाई होंगे जब आपके टेस्ट कराए, और टेस्ट महंगे हैं। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि अब मैंने आपके टेस्ट कराए, चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई, मैंने आपको ट्रीटमेंट शुरू करा दी, आपने 6 महीने तक ट्रीटमेंट ली, और अब मुझे दोबारा से वो टेस्ट कराने पड़ेंगे देखने के लिए कि अब हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ये भी करना होता है, जाहिर सी बात। तो जब मैं दूसरी दफा जब पेशेंट को टेस्ट कराने का बोलती हूँ ना, वो कहती है डॉक्टर साहबा इतने अभी तो इतने महंगे टेस्ट कराए थे, फिर वही टेस्ट, फिर वही इलाज, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो छूट जाता है, रिजल्टिंग इनटू मोर डिप्रेशन एंड मोर स्ट्रेस, एंड देन फिर वो इलाज, बिल्कुल वो बीमारी का बढ़ना। तो अब इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। अब अगर आप वो पैरामीटर्स अगर फर्ज करें, मेरा अपना ये कहना होता है पीसीओज की, अब मुझे नहीं पता हर डॉक्टर का अलग अलग एक वो है तरीका इलाज होता है, एक अपना हर एक के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। मैं पेशेंट से क्या कहती हूँ कि देखो एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई, अब ये तुम्हें है और ये रहेगी सारी जिंदगी। अब चाहे इसके तुम 6-6 महीने में टेस्ट करा लो, या साल के साल करा लो, या 2 साल पे करा लो, अपने आप को इसी में तुम्हारे ऊपर एक लग चुका है लेबल, अब इसी के साथ जिंदगी गुजारना है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लो, ठीक है, और ये सोच लो, या फिर ये सोच लो कि मैं एक मरीज़ा बन गई हूँ और मैं एक सारी ज़िंदगी के लिए मरीज़ बन गई हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो मुझे यहाँ पे पता चला, जो मुझे पहले नहीं पता था, कि फिर देयर आर पीसीओस तो एक ऐसी बीमारी जो एंड में रिजल्ट कर जाती है टुवर्ड्स सर्जरी एज वेल, क्योंकि मुझे लड़कियों ने मैसेज किए, उन्होंने बताया कि मेरे सिस्ट रिमूव हुए, मैंने अपने सिस्ट के ऑपरेशंस कराए, मेरा वो ख़त्म किया, उसके बाद फिर भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही, फिर भी मेरे जो हैं वो इरेगुलर पीरियड्स हैं, फिर भी मुझे वो सब कुछ है। तो ये ऑपरेशन भी, और बहुत लड़कियों ने कहा कि मैंने ऑपरेशन कराया, मतलब ये भी नहीं कि मैंने एक आध या कुछ, अगर जब मेरी फीड पे मेरे अंदर कमेंट्स में उसमें इतनी लोगों ने कहा है, तो फिर इसकी कितनी ज़्यादा इसका ये आएगा। सर्जरी पे हर पीसीओ नहीं जाता, हर पॉलीसिस्टिक ओवरी जो है वो सर्जरी पे नहीं जाती, किसी के बहुत टाइनी फॉलिकल्स हो रहे होते हैं, ठीक है ना, ओवरीज में फॉलिकल्स बन रहे होते हैं। क्या होता है पीसीओ है क्या, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, अगर ओवरी को सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं, जो अंडेदानी है, तो उसमें छोटी छोटी पानी की थैलियां बन जाती हैं, ठीक है। अब कोई तो छोटी है, बहुत छोटी है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ओवेरियन डिजीज एक अलग चीज है, अगर कोई ओवेरियन ट्यूमर हो रहा है खुदा ना खास्ता, या ये पीसीओ से हटकर है, ये अब वो अगर ओवेरियन डिजीज या कोई ओवेरियन सिस्ट ऐसी हो गई है जो रिमूव करनी जरूरी है, तो आप इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पीसीओ की वजह से हुई हो, दिस इज अनदर थिंग, वो किसी और रीजन की वजह से हेमोरेजिक सिस्ट होगी, या उसका कोई दूसरा कोई इशू होगा, उसको मतलब बहुत सारे दूसरी कंडीशंस होती है, ठीक है। तो हर पीसीओ सर्जरी पे एंड अप नहीं होता, मेडिकल मैनेजमेंट सर्जरी के बाद भी अगर उनको शिफा नहीं मिल रही, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि किसी डॉक्टर ने ही तो कहा ना कि यू गो और अपनी बॉडी में से तुम्हारी एक सर्जरी होगी जिसके अंदर से तुम्हारी वो ओवरीज सिस्ट नोसिस वो निकलेगा, ये होगा, क्या निकलता है उसमें, सिस्ट निकलते हैं, सिस्ट उसमें से निकाल देंगे, अब वो सिस्ट दोबारा हो सकती है। रुकवाओ, कैसे हो रही है अभी जब ऑपरेशन हो गया? हाँ, हमारे देखिए अगेन अनहेल्दी उसकी और इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, या व्हाटएवर किसी भी रीजन की वजह से हो रही है, ठीक है, तो वो आपको दोबारा से डेवलप हो गई,
फिर आप क्या करेंगे? फिर सर्जरी। So it's like kind of suffer. It's like cancer कि it can come back at any point of time. Once you get it. देखिए अब कैंसर का तो फिर एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है ना, उसका तो फिर ये है कि हमने सर्जरी ही से निकालना है या उसके रेडिएशन या कीमोथेरेपी, उसके सर्टेन 2-3 है, मेडिकल मैनेजमेंट है या सर्जिकल मैनेजमेंट है। इसकी लाइफस्टाइल चेंज से मैनेजमेंट है। आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, आप अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कर लें, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यार ये मेरे कमेंट्स में भी बोला जा रहा है, ये डॉक्टर साहिबा मुस्तकिल यही कही जा रही है, वो जो बात कर रही हैं एंड हो रहा है टुवर्ड्स चेंजिंग योर लाइफस्टाइल। टुवर्ड्स चेंजिंग योर लाइफस्टाइल मीन्स क्या? सेइंग नो टू प्रोसेस्ड फूड्स, सेइंग नो टू फिजी ड्रिंक्स, सेइंग नो टू बेकरी, नॉर्मल हो जाएं, नॉर्मल हो जाए। ये नॉर्मल एक इंसान के लिए, ठीक है। देखिए इतने ट्रेंडिंग जमाने में ना ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और ये दिखावा नॉर्मल नहीं हो सकते। वी हैव टू बी वेरी स्पेशल। कुछ चीज़ें आप उसको फॉलो कर लें, जैसे मैंने पहले भी बताया था, डाइट आपकी, ठीक है, आपके अंदर क्या जा रहा है, आप क्या एब्जॉर्ब कर रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे जाग रहे हो, और अपना फिजिकल एक्टिविटी रखी हुई है आपने। मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी कितनी चाहिए मिनिमम फॉर अ पीसीओएस? और पीसीओएस की ऊपर जो मैं पढ़ रही थी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पीसीओएस के लिए एक तो दे से कि पीसीओएस वॉकिंग डज मिरेकल्स फॉर पीपल जो बैठे हुए भी हैं, वॉकिंग। क्योंकि जैसे मेरे अब्बा भी लिटरली कि अगर उनको पता ऑफिस उनका करीब होता था तो वो अक्सर गाड़ी लेके या बाइक लेके नहीं, ही वुड वॉक टू हिज ऑफिस। मतलब कि जरूरत क्या है ऐसे यार, अच्छा लगता है। मैं ना इसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ दैट हेल्प्ड। बिल्कुल, मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर आप गाड़ी से जाते हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, आप ना 2 स्टॉप पहले उतर जाओ। इतना टाइम किसके पास है ना, टाइम नहीं होता। और दूसरी बात ये कि अक्सर मुझे ख़वातीन कहती हैं कि नहीं डॉक्टर साहब वॉक करते हैं। जब उनसे पूछा जाए वॉक कैसे वॉक करते हैं, ठीक है, नहीं खाना खा के हम निकल जाते हैं टहलने के लिए। मतलब टहलना नहीं होता, टहलना नहीं है, हमें वॉक करना है। वॉक का मतलब है ब्रिस्क वॉक, ठीक है। ब्रिस्क वॉक उर्दू में क्या मतलब है कि आप ना भाग रहे ना चल रहे। 40 से 45 मिनट इतनी देर आप तेज चलें एक उसमें कि आपका सांस फूले और आपको पसीना आए। सांस फूले, पसीना आए, दैट मींस हार्ट आपका पंप होना चाहिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन होगा, व्हिच हेल्प्स सिस्टम चले, हिलता है। So minimum for a PCOS patient as well, not just PCOS but healthy lifestyle के अंदर ही कि minimum that one can do is physical activity के नाम पे आप 30 to 45 minutes walk करें। दूसरा PCOS को लेके मैंने ये भी देखा था अबाउट वर्कआउट्स के, अगर आपको वर्कआउट्स करना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी लड़की है जो कह रही वी यूज्ड टू गो टू द जिम, हम अपना वर्कआउट करते हैं। और जब मैं वर्कआउट करती थी ठीक था, नहीं था, देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज रिसेंटली जॉइन्ड द जिम एज वेल। अब शी इज वर्किंग आउट, वो जिम भी जा रही है, अब वो हेल्दी ईटिंग भी कर रही है, पीसीओएस की वो है, शी इज गोइंग थ्रू पीसीओएस एंड ऑल दैट। लेकिन उसका ना एक्ने ठीक हो रहा है, ना उसका वजन उस तरीके से ठीक हो रहा है, एंड शी इज वर्किंग हार्ड। अच्छा, शी इज वर्किंग रियली हार्ड। डायग्नोस्ड है उसको पीसीओएस। वो जब अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल आज से 5-7 साल पहले करती थी तो उसको फर्क नजर आया था। नाउ एज भी बढ़ती जा रही है। नाउ व्हेन शी इज गोइंग टू द जिम या कुछ, तो उसका एक्नी बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले ही जिम जाते, जो आपने मुझे फिर बताया ना कि आप क्या चेंजेस करें, उससे भी तो आपकी कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो अब इसको भी हो गए 4 to 5 months हो चुके हैं जिम ज्वाइन किए हुए भी स्टफ, बट स्टिल नहीं आ रहे पीरियड्स। और शी इज डूइंग लिटरली एवरीथिंग राइट नाउ। शी इज हैविंग हर सीड साइकिलिंग की भी आप बताइएगा कि ये मिथ तो नहीं है, ये इसका मिथ नहीं है। देखिए ये एक वही जो हम ऑर्गेनिक या नेचुरल मेडिसिन या हर्बल मेडिसिन की बात करते हैं, उसमें इसकी अच्छी खासी एस्टैब्लिश स्टडीज हैं और इट वर्क्स। बट साइंस हैज नॉट प्रूव्ड कि साइकिलिंग से कोई फर्क पड़ता है। देखो, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि इट्स अ पावर फूड। हाँ, इट्स अ पावर फूड। या देखिए वो क्या है, सीड्स है ना, और वो अच्छे वाले सीड्स हैं। फ्लैक्स सीड्स की स्टडीज हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट काइंड्स के सीड्स हैं ना, ठीक है ना, पंपकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, सनफ्लावर, सेसमी है, तो ये सारे फायदेमंद चीजें हैं ना, कोई इसमें ऐसी चीज हेल्दी फैट्स है ना, चिया सीड्स हैं, तो ये सारे फाइबर वाली चीजें हैं, इनके अंदर रिच न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके अंदर बहुत अच्छे विटामिन्स हैं। तो ये सारे क्या, अब मैं अगर कोई पीसीओ की पेशेंट है उसको मैं मल्टीविटामिन भी तो देती हूँ ना,
है ना। कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसको कुछ ना कुछ मल्टीविटामिन तो प्रेस्क्राइब करते हैं। हाँ, वो एक उसका एक एल्गोरिथम होगा, उसका एक कोई किसी ने इस्टेब्लिश किया होगा उसको, तो वो उसके हिसाब से ले रहे हैं तो इट्स ओके। दूसरी चीज़ में जहाँ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात आती है, आई प्रैक्टिस हिजामा थेरेपी, कपिंग थेरेपी भी जिसे कहते हैं एज वेल, और बिलीव मी इट वर्क्स वंडर। इट्स अ सुन्नत ट्रीटमेंट, ठीक है। हिजामा के लिए कहते हैं कि अगर आप मिनिमम भी हर शख्स को एक दफ़ा सुन्नत पॉइंट्स तो करा लेने चाहिए जिंदगी में। एक दफ़ा देयर आर 2 पॉइंट्स सुन्नत पॉइंट्स जो है, वन वाज देयर आर 9 साइट्स जिनको हम एक्चुअली हिजामा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। और मतलब लाइक अभी साइंस और मैं एक बात बताऊं आपको, हमारे मॉडर्न मेडिसिन में इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट एथलेटिक्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ओलंपियंस, एग्जैक्टली। और ये चाइनीज का तो उनका नेशनल ट्रीटमेंट है। अच्छा, इंडिया में बेंगलोर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कपिंग थेरेपी का, बिलीव मी। अच्छा, अब वहाँ तो जाहिर सी बात है वो कोई इसको सुन्नत समझ के तो नहीं कर रहा है, बट इट्स अ ट्रीटमेंट, ठीक है ना। और सो हिजामा विद पीसीओएस बेस्ट रिजल्ट है, वाओ, बेस्ट रिजल्ट है, बिलीव मी। कितने परसेंट आपके पास जो माशाल्लाह आ रहे हैं, तो उनमें से कितने ऑप्ट करते हैं? और उसकी हिजामा के कोई साइड इफेक्ट्स तो होते हैं? नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। उसकी कुछ कंट्राइंडिकेशंस होती हैं, साइड इफेक्ट्स ऐसे उसके कोई भी नहीं है ऑब्वियसली। और कई सही जगह से कराना चाहिए, वो सही जगह क्या है? बिल्कुल सर्टिफाइड हो आपका थेरेपिस्ट जो है, वो प्रॉपर सर्टिफाइड थेरेपिस्ट हो। मतलब आप जाएं तो उसकी डिग्री चेक करें, मतलब उससे पूछें कि उसने कहाँ से सीखा है। मैं डॉक्टर साहब गई थी हिजामा का प्रॉपर हॉस्पिटल, पीसीएचएस में था वो, हिल पार्क के पास, ठीक है। जो वहां पर होंगे उनको पता होगा, उसका नाम ही हिजामा हॉस्पिटल टाइप था। जो मैं अपनी सारी उस वक्त जॉब करती थी, वो पैसे बचा के और मैं जाके मैंने कराना था। तो 2 सुन्नत पॉइंट्स वैसे मैं कहीं चीना आपा मेरी के उनके घर मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कराया था ना, लाइक ओके दिस इज़ कूल, आई डिड नॉट नो मच अबाउट इट। मैं वहाँ नॉर्मली मैंने अपना थोड़ा बहुत मैंने 2-3 सेशंस किए और मैंने कहा सारा हिजामा कर दो, जो पॉइंट्स है ना सब कर दो। बाजी ने सब कर दिए एक साथ। एग्जैक्टली। और फिर इधर मैं ऑफ हुई, और मैं आपको बताऊं, शी डिड हिजामा पॉइंट्स एंड दे वर स्कार्स। वो उन्होंने इतने गहरे कट कर दिए कि देर आर लाइक मेरे नीज पे, मैंने तब नीज का था कि वो ये कट्स हैं ना, मतलब ऐसे कट्स हैं, बिल्कुल ऐसे। तो वो अब देखो ना अभी किधर जाए बंदा। हाँ, तो देखिए क्या काम मसला यही है कि हमारे यहाँ अब इदारे, मैं वही बात करूंगी कि ये इदारों का काम है चेक एंड बैलेंस, ठीक है। ये इसमें पेशेंट की कोई गलती नहीं है, इसमें डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है, लेकिन इदारे क्यों खामोश हैं? अगर कोई इस तरह के सेंटर्स खुले हुए हैं, क्वैकरी हो रही है और गलत पेशेंट को इंफॉर्मेशन जा रही है और वो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो बिलीव मी कभी भी कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड हकीम, क्वालिफाइड होम्योपैथिक कभी भी आपको गलत मशवरा नहीं देगा, ठीक है। बट उनके एडजेसेंट जो क्वैक्स बैठे हुए हैं वो आपको ज़रूर मिसगाइड करेंगे, और ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है क्योंकि उनको शोबदेबाजियाँ आती हैं, उनको लफ्ज़ों में उलझाना आता है, उनको अपनी चीज़ें सेल करना आती हैं, ठीक है। तो उनको एथिक्स से कोई मतलब नहीं होता वो, और लोग क्योंकि दैट वाज द लास्ट टाइम इन माय लाइफ जो मैं हिजामा के लिए गई। मेरा वो खौफ मेरा बैठ गया, लेकिन अब मैं जितना पढ़ती हूँ मैं देखती हूँ एथलीट्स, मतलब जिस तरीके से दे यूजिंग दिस कपिंग, मतलब है ना, फिर इसमें फायदा। और अगर आप पीसीओएस के लिए कह रहे हैं, आपको मैं एक बात बताऊं उरूसा, कि मेरे पास क्योंकि मेरा गायनी ऑफ से ताल्लुक है रहा है, इतने अरसे में प्रैक्टिस करती रही हूँ, मेरे पास इनफर्टिलिटी के बहुत केसेस आते थे। एक होता है कि अननोन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है, कि आपने पूरा इन्वेस्टिगेट करा लिया, सारी चीज़ें हस्बैंड की भी ठीक है, वाइफ की भी ठीक है, एवरीथिंग वाज परफेक्ट और सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहते हैं डॉक्टर्स यही कहते हैं ना कि देखिए जी आपकी सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, अब अल्लाह की जब मर्जी होगी, है ना। तो अब उसमें क्या कर सकते हैं, उसको हम लेबल कर देते हैं अननोन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी पे। ओके, द एक्ट ऑफ गॉड, है ना। हाँ, तो बिलीव मी जितने भी पेशेंट्स को मैंने उसके बाद अपने हिजामा उनको ट्रीटमेंट्स दी हैं साथ साथ अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट्स। अच्छा, हिजामा में कभी भी आपको जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर होगा वो आपकी एक्चुअल जो आपकी ट्रीटमेंट चल रही है उसको स्टॉप कराने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, अगर आप हिजामा कर रहे हैं तो
वो आप साइमल्टेनियसली आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए ये कोई इसके साइड इफेक्ट्स उस तरह से नहीं है अगर प्रॉपर हो रहा है तो। हाँ, अगर मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ तो मुझे एक तो पता ही नहीं होगा कि मुझे कहाँ कपिंग करनी है। आप कैसे क्वालिफाइड का फिर क्या मतलब? हम सर्टेन होते आप तो मुझे कोई डिग्री है वो आप एक फ्रेम बता देंगी एक दीवार पे, जैसे डॉक्टर्स के उनके उसमें लगा हुआ होता है। मैं वो फ्रेम देख के डिसाइड करूंगी, मैं क्या देख के डिसाइड करूंगी? वो मेरे सारे डॉक्टर, इवन हकीम की बात करते हैं। बिल्कुल, देखो जैसे हमारे यहाँ ना ये इस्टेब्लिश है ईस्टर्न मेडिसिन, एक अब मैंने जैसे पहले कहा था कि ईस्टर्न मेडिसिन का एक डिग्री प्रोग्राम है ये पूरा 5 years का। दे आर एलिजिबल टू अलाउ टू डू हिजामा। डॉक्टर्स, आप डॉक्टर्स के पास जाएं, डॉक्टर्स हैं बहुत सारे। अच्छा, सारे डॉक्टर्स नहीं करते, सारे डॉक्टर्स इस पे बिलीव भी नहीं करते। हालांकि एज ए मुस्लिम हमें इस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, जब इसका जिक्र सही बुखारी में है और इसके बारे में 72 अहादीस हमें मिलती हैं, ठीक है, तो इसमें नहीं होने का तो कोई सवाल नहीं है और उसमें मुझे ज़्यादा छानबीन करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इसका कोई साइंटिफिक वो नहीं है, इसके पूरे साइंटिफिक इसके वो हैं, पूरा इसका जो एक प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ही बताया कि ये वाले लोग हैं। फिर इसके बाद कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कि हमारे टेक्निकल बोर्ड्स ने अप्रूव किए हुए कोर्सेज हैं, सही है, हिजामा को लेके ये इस तरह के अलाइड साइंसेस कहलाती है, ये अलाइड हेल्थ साइंसेस, ठीक है। तो अगर सर्टिफाइड बॉडीज़ के साथ वो कोर्सेज अप्रूव हैं और उन लोगों ने किए हैं तो आप उन लोगों के पास जाइए और उनसे प्रॉपर अपनी ट्रीटमेंट करा सकते। ये कौन सी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो एटलीस्ट जो है वो आपको लगता है कि ये मेडिकेशन जो है वो PCOS के लिए आसान है कि नहीं है? जब डॉक्टर के पास जाती हैं, जैसे फातिमा, मैंने एक स्टोरी शेयर की थी अपने चैनल पे कि वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने छूटते के साथ उसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे दी। जब मैंने पहली दफ़ा ये पढ़ा, क्योंकि ये तो इतनी औखी बात है कि मुझे मुझे क्योंकि PCOS नहीं था और मेरे आसपास, मुझे उस वक्त तक मैंने कभी इतना घुसी नहीं चीज़ों में, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा था तो आई वाज शॉक्ड। मुझे लगा कि ये क्या, और ये कितनी एम्बैरेसिंग बात है कि एक कुंवारी लड़की को उसके बैग से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स निकल रही हैं। हाँ, या उस बच्ची के लिए कितना मुश्किल होगा कि यू कांट इवन टॉक अबाउट, बिकॉज मैं तो अपने हिसाब से, मुझे लगता है कि मैं तो बड़े कंफर्टेबली बात कर लेती हूँ और मुझसे लोग भी कम, एंड आई वुड नो, आई थिंक आई नो अ कपल ऑफ थिंग्स इन लाइफ, बट ये एक वो था। दूसरा, यही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में सब बोल रहे हैं, जो मेरे फीड में भी, जो मेरे जो कमेंट्स में भी, कि हम जब तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं हम ठीक रहते हैं, हमारे पीरियड्स आ जाते हैं, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो वो मसला दोबारा आ जाता है। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो उसको टेम्परेरी तौर पे उसको पीरियड से लाने के लिए करता है, लेकिन जो उसका अंडरलाइन जो सोल्यूशन है, जो प्रॉब्लम है, उसको वो केटर नहीं कर रहा। दूसरा, जो हम ये जो मेडिकेशंस ले रहे हैं, अब PCOS और नो PCOS, अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, या तो आप बच्चा प्लान करने के चक्कर में अगर आप ले रहे हैं, या फिर आप PCOS में आप दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक्टिव करने के लिए लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स आर देयर जो अब they want to conceive, they're dying to conceive, and now they cannot, and the doctors are saying because you've taken too much of contraceptive pills, you've been on those pills for so much time, कि now अंदर जो है the बच्चेदानी is not happy and it's not working in that way. तो क्या ये सच है? दूसरा, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? दूसरा, कुछ साशेज हैं जो PCOS में दिए जाते हैं, जो मेरी फीड में आपने पढ़े हुए भी हैं, और कुछ ये इनोसिटल और इस तरह के कुछ, मैं आपको नाम भी स्क्रीन पे भी आ जाएंगे। तो ये जो मेडिकेशंस हैं, इसके बारे में भी कह रहे हैं कि हाँ हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें इससे फ़ायदा हो रहा है, हमें उससे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी हो रहा है। तो ये कौन से वो मैजिकल साशे हैं जो मिलने चाहिए, कौन सी पिल्स खानी चाहिए, और ये जो अंडरलाइनिंग मसला है वो कॉन्ट्रासेप्शन से अगर नहीं हल हो पा रहा है तो फिर हमें कॉन्ट्रासेप्शन क्यों दी जा रही है। मल्टीविटामिन्स के बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि कौन से मल्टीविटामिन्स आपके लिए अच्छे हैं कि नहीं हैं, और ये जो कुछ मेडिकेशंस हैं, जो दवाइयाँ हैं, उनमें से क्या बेटर है क्या नहीं है, ये साशेज काम आते हैं नहीं आते हैं, बताएं। अच्छा देखो, हमने बात की थी अभी ब्लड टेस्ट की या हार्मोनल टेस्ट की, जी सही है। अब ये डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, कि पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद
हर पेशेंट के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि जो पीसीओ के टेस्ट मैं तुम्हें दे रही हूँ वो पीसीओ के टेस्ट में कुछ दूसरे पेशेंट को भी देंगे। अच्छा, तो यू कैन नॉट लाइक ऐसे नहीं बोल सकती कि तुम जाओ और ये टेस्ट करा लो। ये वो कोई प्रोटोकॉल नहीं है, एक कोई क्राइटेरिया नहीं है कि तुम्हें जो टेस्ट लिख के दिए वो मैंने इसको भी ये टेस्ट लिख के दिए। नहीं, जैसे कि थायराइड हाँ, इज वन ऑफ द रीजन जिससे पीसीओएस अगर होता है। देखो अगर थायराइड का भी है तो अगेन पेशेंट की कंडीशंस हैं, ठीक है, उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन उस पर बहुत डिपेंड करता है कि मैं अगर थायराइड प्रोफाइल करवा रही हूँ तो T3 T4 TSH, किसी का T3 रेज है, किसी का T4 रेज है, किसी का TSH रेज है, किसी का TSH कम है, किसी का T3 T4 कम है, तो मतलब इट्स ऑल अलग अलग कंडीशंस। सही मतलब आपको फिजिकली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और प्रॉपर, और इसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट प्लस एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो कि हार्मोन्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। अब आपने समझा, देखिए अब मेरे समझ आया मुझे। ठीक है ओके। अच्छा, बिकॉज आपका बेसिक इज हार्मोन्स। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने बात की कि जी अब ये हो गया, टेस्ट हो गए, डायग्नोसिस हो गई, अब अलग अलग टेस्ट। अभी की कौन सी मेडिकेशंस, मल्टीविटामिन्स क्या, और ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे डालते हैं। अच्छा, ये जो आपने पूछा ना ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन पिल्स होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो कि हमारी ओवेरियन रेगुलेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये बेसिकली उसके लिए होती है। अब इसका डिफरेंट रोल है। अगर मैं, हाँ ये बात थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, लेकिन उस वक्त उस पेशेंट को उसकी जरूरत होती है, और एक्चुअली ये देने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की जरूरत होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्योंकि हमारे यहाँ एक ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में आती हैं, ठीक है, ये इनका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रोग्राम है, तो ये चीप होती हैं, थोड़ी सस्ती मिल जाती है, ठीक है। वैसे ही अगर ये कोई ब्रांड की मैं लेने जाऊँगी, किसी बड़े ब्रांड की, तो यही पिल जो मुझे 25-30 रुपए की मिलती है वो मुझे तकरीबन 1000 से 500 के दरमियान मिलेगी, ठीक है। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो हम कहते हैं कि चलो, क्योंकि हमारी एक जिस सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के साथ पेशेंट आ रहे होते हैं, जिस सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से आ रहे होते हैं, वहाँ पे इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये वन डे की ट्रीटमेंट तो है नहीं। बिल्कुल। एटलीस्ट पहली दफ़ा जब अगर फ़र्ज़ करें किसी की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी इस्टेब्लिश हो गई, पीसीओज इस्टेब्लिश हो गया, और उसका मुझे साइकिल रेगुलेट करना है, तो मुझे कम से कम उसको 3 महीने की दवा देनी है, कम से कम, ठीक है। फिर उस 3 महीने फिर मैंने उसको 3 महीने के लिए छोड़ना है, फिर मैंने उसके दोबारा टेस्ट कराने हैं, फिर मैंने देखना है, मतलब इट्स अ लॉन्ग टर्म ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये नहीं होता कि आपने जो है ना एक वक्त में बस आज मैंने गई, मेरे एक हफ्ते में, महीने में सारे टेस्ट पूरे हो गए, डॉक्टर ने मुझे दवा दे दी, अब काम खत्म। ऐसा नहीं हो, ऐसा हो। इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? ये जो हम मेडिकेशंस ले रहे हैं या ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, उसके बाद हम कंसीव अगर करना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन पिल्स, हार्मोनल पिल्स, ये भी बेसिकली हार्मोन है। हम हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए क्या देंगे? हार्मोन्स दे रहे हैं। अगर मेरा ईस्ट्रोजन कम है तो मैं ईस्ट्रोजन दूंगी, प्रोजेस्टेरॉन कम है तो प्रोजेस्टेरॉन, मतलब वाइस वर्सा, जो भी चीज कम है वो मैं हार्मोन की ही शक्ल में दूंगी ना। तो अब जब ये बॉडी के साथ एक हमारे जो नेचुरल हार्मोन्स हैं और ये सिंथेटिक हार्मोन्स हैं, मेडिसिन जो सिंथेटिक इंटरैक्ट करते हैं जब बॉडी के साथ, तो ऑलवेज कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट करेंगे ना, उनके अपने होते हैं साइड इफेक्ट, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। तो उसकी वजह से सम टाइम ओबेसिटी हो जाती है, सम टाइम आपको ये फर्टिलिटी में कोई ना कोई इशू हो जाएगा। हाँ, अब डिपेंड करता है, कर सकती हैं, फिर उसके एक्ने होने लगती है। ट्रू है कि कॉन्ट्रासेप्शन अगर आप देर ज्यादा टाइम तक उसको रेगुलरली अगर आप यूज करते तो आगे फर्टिलिटी में मसला होगा। बिल्कुल, देखो कॉन्ट्रासेप्शन इज अ डिफरेंट थिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पीसीओ के लिए देना इज अ डिफरेंट थिंग, ओके, है ना। एक तो मैं पीसीओ की ट्रीटमेंट के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे रही हूँ, हाँ उसका भी टाइम लिमिट है, मैक्सिमम मैं साल तक यूज करा सकती हूँ, और नोटेड प्लीज, ठीक है। और उसके बाद वो भी ब्रेक डाउन में, यानी कि मैंने 3 मंथ्स तक उसकी दी, थेरेपी दी, और उसके बाद मैंने थोड़ा 3 मंथ्स का ब्रेक लिया, देखा अगर उसका साइकिल रेगुलेट नहीं हो रहा, देन अगेन आई स्टार्टेड। और इसी तरह से अगर मैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए दे रही हूँ, कोई फीमेल है जो अब मजीद बच्चे नहीं चाह रही, बर्थ स्पेसिंग चाह रही है, तो मैं उसको मैक्सिमम 2 साल के लिए दे सकती हूँ।
अब फर्ज करो कि 2 साल तक उसने कॉन्ट्रासेप्शन कर ली, मैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में आ जाता है कि अगर आपने 2 साल तक कॉन्ट्रासेप्शन कर लिया, अब उसके लिए सिर्फ पिल्स नहीं आती हैं, कुछ इंजेक्शंस आते हैं, कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आती हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना कॉन्ट्रासेप्शन। अगर 2 साल तक मैंने इनफर्टिलिटी वो अपना कॉन्ट्रासेप्शन की है और उसके बाद मैंने छोड़ दिया और अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा दूसरा बच्चा हो जाए, तो एटलीस्ट मुझे वो जो मैंने मेडिसिन ली थी वो अपना नॉर्मल उसको आने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। ओह, सो इमीडिएटली आप कॉन्ट्रासेप्शन छोड़ के आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर उसने छोड़ दिया और हो सकता है कि कंसीव कर ले, बट चांसेस कम होते हैं। पर फॉर अ यंगर लड़की देयर आर चांसेस मोर, जहां यू स्टार्ट डूइंग 30s यंगर, इट डिपेंड्स। अच्छा, कह नहीं सकते हम, बट एटलीस्ट फिर भी अगर 6 महीने उसको इंतजार करना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि मैंने इतने दिन तक 2 साल तक कॉन्ट्रासेप्शन ली थी और अब मैं दूसरा बेबी चाह रही हूँ, मैंने 6 महीना वेट कर लिया लेकिन अभी भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो फिर डॉक्टर उसको देखे। अच्छा, अब ये जो बहुत सारी लड़कियों ने साशेस की बात की और इनोसिटॉल की बात की है, बाकी इस तरह की मेडिकेशन की बात की कि फिर मेरी डॉक्टर ने, मैं बहुत कॉन्ट्रासेप्ट करी, फिर मेरी डॉक्टर ने मुझे ये दवा दिया एंड इट हैज़ वर्कड and they're telling कि you guys should use that too and stuff. तो it worked for her, but जरूरी नहीं कि it will work for me. देखो, there are multiple options available. Not exactly कोई मैं एक ऐसी दवा नहीं तुम्हें बता सकती कि मैं कहूँ कि ये PCO की दवा है। PCO कोई दवा नहीं, कोई दवा नहीं। PCO की लेकिन एक सिम्टम्स हैं, दवा है, सिम्टम्स हैं, ठीक है, उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली मैं उसको ट्रीट करूंगी, जो उसका मसला होगा उसके अकॉर्डिंगली उसको दवा दूंगी। क्या PCOS हो गया, डायबिटीज हो गई, BP अब है जिंदगी भर, मतलब ना वो कब्र में जाके ही खत्म होगा, अंडरस्टूड, इट्स अ रियलिटी, अ फैक्ट ऑफ लाइफ दैट यू नीड टू एक्सेप्ट नाउ, देयर इज नो रनिंग अवे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल आप डायबिटीज मेरे मामा पापा को थी, तो दिस इज मेरे लिए एक वो है ना कि एक बीमारी जो एक बीमारी है, क्योंकि जब मामा पापा के वक्त में जब उनको हुआ था, दे वर इन द 30s, लाइक अर्ली 30s, जब मामा और पापा दोनों को, तो कुछ साल के बाद मामा को हो गया, पहले पापा को हुआ, तो एवरीथिंग चेंज्ड इन द हाउस फॉर अस। लेकिन वो अब्बा तो कब्र तक जाते जाते डायबिटीज 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 करते रहे। तो ये अगर ये कंडीशन आगे तक रहनी है और PCOS रहनी है, लॉन्ग टर्म हेल्थ में PCOS जिनको है उनकी ज़िंदगी में फ्यूचर में जाके और क्या क्या डिजीज़ेस, बीमारियां या कॉम्प्लिकेशंस या मसले हो सकते हैं क्योंकि उनको अब PCOS है। जैसे डायबिटीज़ अगर किसी को हो जाता है तो उसका चांस ऑफ एनीथिंग बढ़ जाता है, कि अगर डायबिटिक है तो उसका तो एक कट लगा, आपका उंगली कट, अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन हमें कितनी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मतलब माई पेरेंट्स कैन नॉट जस्ट गो रैंडमली एंड गेट अ पेडिक्योर। बिल्कुल ऐसे। एक दफ़ा एक पेडिक्योर में मामा का एक नाखून उसने ज़रा सा वो कर दिया था, जान निकल गई थी। तो PCOS को लेके लॉन्ग टर्म जो है वो क्या क्या आगे चीज़ों के बारे में उन लड़कियों को, उन हस्बैंड्स को, उन लोगों को, उन माओं को क्या क्या चीज़ें देखनी है और समझनी है और उनको डील करना होगा, जो वो अभी से अपने आप को प्रिपेयर करें। देखो, क्योंकि इट रन्स, अगर ये आपके मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर होते हैं, मैंने अगेन बताया कि ये जेनेटिक भी होते हैं, ठीक है, आपकी फैमिलियल होते हैं, फैमिलियल कहा जाता है कि फैमिली में रन करते हैं, हाँ। ठीक है, तो अगर अम्मा अब्बा में से किसी को भी डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे को होगा। ठीक है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, मैं हमेशा पूछती हूँ कि ननियाल और ददियाल दोनों में से अगर कोई खातून आ रही है, प्रेगनेंसी है, तो हम उनकी प्रेगनेंसी में पूछते हैं कि भाई मैटरनल पैटर्नल, लड़की के मैटरनल पैटर्नल साइड से डायबिटीज़ हाइपरटेंशन था, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाती है कि भाई हाँ फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, अम्मा अब्बा दोनों को डायबिटीज़ है, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि शायद हो जाए। लेकिन अगर उस लड़की ने अपना सिस्टम कहना चाहिए कि अपना लाइफ स्टाइल बहुत जो मेरे डॉक्टर ने कहा था, चीनी से जब दूर रहोगी तुम बच जाओगी। बिल्कुल ऐसा ही। कहा तुमको डायबिटीज नहीं, तुम्हारे माँ बाप को है। वो डॉक्टर बड़े बेकार, तुमको डायबिटीज हो सकता है। हाँ, मतलब अगर तुम चीनी से दूर, माँ बाप को है, तुमको पे खड़े हुए हैं,
हाँ। कि वो आतिश फिशा के दहाने पे हम सब खड़े हुए हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है वो सब आतिश फिशा के दहाने पे खड़े हुए हैं। अब हमें ज्यादा ना झांक झांक के देखने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है कि हम पीछे पीछे रहें, अपना आसपास ठंडा रखें, ठीक है, ताकि जो है अब हमारे ऊपर तपिश ना आए। सिंपल इज दैट। तो अगर मैं अपना लाइफ स्टाइल अगेन अच्छा रखती हूँ, अपना खाना पीना नॉर्मल रखती हूँ, बैलेंस रखती हूँ, टाइम पे सोती हूँ, टाइम पे उठती हूँ, और मैंने सोच लिया है कि मैंने 40 साल की उम्र में, अब ये मैंने डिसाइड करना है कि मैं 40 से 50 साल की उम्र में होंगी, या तो मैं बहुत एक्टिव होंगी, ठीक है, मैं बहुत हर वक्त बड़ी हाई फाई मतलब अपनी पार्टीज अटेंड करूँगी, क्योंकि ये बड़ी अच्छी एज होती है, आपके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और आपका जो है ना हर जिम्मेदारी से आप सुबुकदोश हो चुके होते हैं, तो आप अपनी इबादतें अच्छी कीजिए, आप अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी सोशल लाइफ बढ़ाइए, अपने आपकी जिंदगी के जो तजुर्बात हैं, आपकी जिंदगी के जो तजुर्बात हैं वो आप मुंतकिल कीजिए। वो आप तभी मुंतकिल कर सकेंगे जब आप हेल्दी होंगे। आप बीमार पड़े होंगे, आप किसी से बात करने को आपका दिल नहीं चाहेगा। और अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने 50 साल की उम्र में किसी की मोहताजगी मेरे सिरहाने दवाओं का पुलंदा रखा रहेगा, या मैं खुद ही एक्टिव रह के अपने बच्चों को उस वक्त भी उनके बच्चों को खाने खिला रही होंगी और उनकी तरबियत कर रही होंगी। इट्स अप टू अस, इट्स अप टू अस, ठीक है। तो आज जिस लड़की को जो 20 साल की और 25 साल की, 20 से 25 साल की उम्र की है और उसको पीसीओएस समझ आ गए हैं, तो वो उसको आज ही ये बात डिसाइड कर लेनी चाहिए कि अब ये मेरी ज़िंदगी के साथी है, अब मैंने इसी के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। और मैंने ये अब डिसाइड करना है कि जब मैं 40 से 50 साल की उम्र में पहुंचूंगी तो मैं एक गोश्त का पहाड़ ना बन जाऊं, ठीक है, एक मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मोटापा ना आ जाए, मेरी सारी चीज़ें ठीक हों, मेरी कार्डिक फिटनेस अच्छी हो, मेरे जोड़ सही काम कर रहे हों। और वो तभी मुमकिन है जब मैं आज अपने खाने पीने को जो है ना एहतियात से खाऊंगी, ठीक है, आज अपने सोने जागने के टाइमिंग्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगी, और मैं हर कुछ नहीं खाऊंगी। सही, सब कुछ नहीं खा सकते आप, बहुत लिमिटेड हो जाना चाहिए आपको। और बिलीव मी, जो लोग ये कर लेते हैं ना, जो ख़वातीन या जो हजरात जिनको है डायबिटीज़, वो जब सोच लेते हैं कि हमने अपना इलाज खुद करना है, तो वो अपना इलाज खुद कर सकते, ठीक है। दवाइयाँ तो आखिर दम तक नहीं छूटी, दवाई नहीं छूटेंगी, दवाई आर जस्ट बेहतरी सपोर्ट, these all are supportive medicine। अब वो आप कोई से भी ले ले, कोई, क्योंकि PCOS is again it's related to insulin resistance, मतलब इंसुलिन का जो गेम है, ऐसे ही है। तो इसलिए डायबिटीज इज ऑल्सो कोई भी चीज, तो ये दवाइयाँ और ये चीजें, हम तो हर हार्मोन की बात कर रहे हैं, हम किसी एक स्पेसिफिक, अब वो हार्मोन कौन सा खराब है, वो जब पेशेंट जाएगी डॉक्टर के पास, वो उसकी हिस्ट्री सुनेगा, उससे बात करेगा, उसके सिम्टम्स देखेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसको प्रेस्क्राइब करेगा और उसी के मुताबिक वो दवा देगा। और अगर आप ठीक से नहीं रहते हैं और आप नॉर्मल, मतलब नॉट द PCOS नॉर्मल, बट अगर आप थोड़ा सा केयर फ्री अगर जिंदगी गुजारते हैं, और PCOS क्या है, हो गया, कर लेंगे, क्या है, मोटा रहेंगे, पेट यहाँ तक रहेगा, हम कर लेंगे, हम नहीं होता, नहीं करना, तो आगे और क्या क्या बीमारियां एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओबेसिटी तो है ही, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स, लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है ना। आप जो है ना, आप चलना फिरना आपका मुश्किल हो जाता है, आपका सारा वजन आपके जॉइंट्स पे आता है। सही, आप किस किस चीज को लेके चलेंगे, क्योंकि पूरी बॉडी में हर चीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। एक सिस्टम खराब होगा, अगर मेरा किडनीज पे मेरे इफेक्ट आ रहा है डायबिटीज की वजह से, तो अल्टीमेटली मेरा हार्ट कंप्रोमाइज होगा, मेरी आंखें कंप्रोमाइज होंगी, अगर मेरा स्टमक ठीक नहीं है तो मेरा लिवर कंप्रोमाइज होगा, तो अगेन हार्ट पे इफेक्ट आएगा। और मेरे रब ने तो सब कुछ ही कनेक्ट किया हुआ है ना, मतलब एक दूसरे के साथ। ऐसा थोड़ी है कि एक ये पोर्शन, लिवर का पोर्शन एक अलग घर है, ठीक है, ये स्टमक एक अलग घर है, इंटरलिंक्ड, ये आपस में हर किसी को एक दूसरे, और वो यहाँ से लगा के और हमारे आखिरी पैर तक, है ना, तो ये तो सारी चीजें एक दूसरे के साथ, एक चीज पे इफेक्ट आएगा, दूसरी पे अल्टीमेटली आएगा। अल्लाह अपने तो बहुत सोच के बनाया है, हाँ। बड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सारी चीजें ना, देखें, मेरा ख्याल है हमारा टाइम भी अब खत्म होने वाला है, ये बस दैट वाज ऑल दैट आई वांटेड टू पे करूंगी कि जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे ना, तो नेचर रिवेंज लेती है, तो प्लीज नेचर का रिवेंज मत बनिए, ठीक है, तो नेचर के अगेंस्ट नहीं जाएं,
नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना इज वेरी सिंपल, ये आपके अपने हाथ में। नेचर में के अगेंस्ट नहीं जाने का मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल में नेचर के साथ बिल्कुल का कॉम्बिनेशन इज व्हाट कि नेचर कहता है कि अपनी बॉडी को सादा खाओ, एक्टिव रखो, सादा खाओ, सादा रहो, रोशनी के साथ उठो, रोशनी के साथ सो, हाँ। जो चीजें जमीन पे उग रही हैं वो आसमान से गिर रही हैं वो खाओ पियो, उसको फैक्ट्री में जाके मजीद प्रोसेस नहीं करो। सीजनल फ्रूट खाएं। अब मुझे क्या जरूरत है कि मैं सर्दियों में आम तलाश करूं और जब सर्दी में आम आ रहे हैं तो मैं ना खाऊं? तो मैं अपनी कंडीशंस वो क्यों होने दूं कि मैं सीजन का फल ना खा सकूं? अल्लाह ताला ने तो हर सीजन का फल उसके हिसाब से, उस सीजन के हिसाब से उतारा है, जो कि फायदेमंद है। आप मुझे बताइए, सर्दियों में क्या आपको कीनू खाना, गर्मियों में कीनू खाना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। सर्दियों में तरबूज खाना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। मेरे रब ने बनाया है सब चीजें अपने अपने मौसम में। सो बी क्लोज टू नेचर, नेचर, मदर नेचर, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट, लेट्स जस्ट टेक दैट बैक इन अपनी ज़िंदगी के अंदर। थैंक यू सो मच तस्नीम जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने यू वर सो काइंड, यू सो नाइस, यू वर सो हम्बल एंड यू वर सो पेशेंट। थैंक यू। आपने मेरे सारे ऑलमोस्ट सारे सवाल मैंने आपके, यू कैन शेयर माय लिंक इन माय कॉन्टैक्ट। बिल्कुल, you have to। अब मेरी तो बिल्कुल एक ये बड़ी खुली ऑफर होती है, मैं बड़ी काउंसिल करती हूँ, मैं बड़ी काउंसिल करने की डॉक्टर हूँ, टाइम देती हूँ, तो उसमें अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो ज़रूर। बिल्कुल, विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स इन द ऑन द स्क्रीन। आप बिल्कुल उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका ईमेल एड्रेस भी हम शेयर करेंगे। कोई सवाल हो आप उनसे बिल्कुल कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमें ज़रूरत है थोड़ा सा एक गाइडेंस की, और हमारे पास मेजॉरिटी टाइम्स मसला ये है कि हमें वो सही लोग, वो सही रास्ता दिखाने वाले नहीं मिलते। मेजॉरिटी टाइम्स उससे भी ज़्यादा जो सबसे बड़ा मसला है कि वो हम खुद भी वो रास्ते ढूंढना नहीं चाहते। गूगल ना करें ज़्यादा, गूगल नहीं करें। आधी अधूरी मालूमात जो होती है ना, बिलीव मी, आधी अधूरी मालूमात जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। जो इन्फॉर्मेशन आपने इस चैनल पे भी, इस वीडियो में भी जो देखी है और सुनी है, इनसे भी सुनिए, मुझसे भी सुनिए, इसको थोड़ा सा अपनी भी रिसर्च करें, सही लोगों से मिले, डॉक्टर्स से मिले, प्रोफेशनल मेडिकल एक्सपर्ट से मिले। ये मैं जवाब नहीं दे सकती आपको कमेंट्स के नीचे कि आपका ये मसला, ये वीडियो तो ऑफ कोर्स हमने कहा था कि अपने कमेंट्स शेयर कीजिए जो हम डॉक्टर से पूछेंगे। सबके जितने मसले थे कोशिश पूरी की गई है कि उन सबको एक ग्रुप में करके अच्छे से कुछ सवाल ऐसे शेयर किए जाएं जिनके वो जवाब दें। काफ़ी हद तक मैम आपने तो बहुत सी ऐसी बातें जिनकी इतनी डिटेल उस पर आना चाहिए और बात करना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपकी कोई और अगर सवाल होते हैं, कुछ होते हैं, तो हमारे पास डॉक्टर तस्नीम है, यू कैन ऑलवेज विजिट हर, डिटेल्स विल बी हियर डाउन हियर, एंड इसके अलावा यू कैन शेयर इट ऑन आवर कमेंट्स, एंड इंशाल्लाह अगर इन्होंने कर लिया बर्दाश्त तो ये इंशाल्लाह ताला जरूर आएंगी और फिर आप हमारे सवालों का मज़ीद जवाब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।